जय माँ। क्वेश्चन एंड आंसर्स। कल किसी ने कुछ सावित्री के कुछ उसमें क्वेश्चन है ही नहीं, उसमें ये लाइन नंबर सो एंड सो somewhere in the middle, so Kisha will ask later. So there is no question there, so I am leaving it aside because there is no question. There's some lines, middle line, line number so and so. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बाद में आप कीशा को दे दें स्पेसिफिक क्वेश्चन. हाँ, बट आई वोंट नो सडनली उसमें. अच्छा, एक्सप्लेन दोज लाइन्स. तो वो अगर लाइंस निकाल के ले देन इट बी मच इजियर. नाइट सेशन विल टेक इट अप. ठीक है. नहीं वो, हाँ लाइंस वो औरमा पे भी होंगी. औरमा पे मैंने सावित्री का पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी एंड लाइन बाय लाइन इंग्लिश किया हुआ है. तो इफ यू सर्च ऑन औरमा यू विल फाइंड द एंटायर सावित्री हैज बीन डन फ्रॉम मेनी एंगल्स. कैंटो वाइज समरी, लाइन बाय लाइन समरी, लाइन बाय लाइन समरी इज ऑल्सो देयर. हाँ, औरमा पर है. When someone loses his life due to some tantric power played on him, what happens to his soul? Is it liberated if the person is a pious one who has only lived a noble life? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच हमको डिफाइन करनी पड़ेंगी. नोबल लाइफ इज नॉट नेसेसरली ए लाइफ विच विल गेट लिबरेटेड. नोबल लाइफ इवन अदरवाइज समबडी हैज लिव्ड ए नोबल लाइफ, कोई तांत्रिक कोई कुछ नहीं हुआ. नोबल लाइफ इज ए वेरी गुड आइडियल लाइफ, बट मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए वन हैज टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. विदाउट द डिवाइन, विदाउट रियलाइजिंग द सोल, देयर इज नो लिबरेशन. इट्स ए गुड लाइफ, इट्स प्रिपरेशन फॉर लिबरेशन. एंड ए नोबल लाइफ जो ऑलरेडी अंदर में मुक्त है, उसको कोई तांत्रिक इफेक्ट नहीं कर सकता है, जो डिवाइन के आश्रित है. तो हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं. पायस लाइफ, अगेन समबडी हु इज बेसिकली गुड. वन मे बी बेसिकली गुड, नाइस ह्यूमन बीइंग, बट दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल. क्योंकि तांत्रिक पावर इफेक्ट करेगी कि नहीं, कई चीज़ों पर एक डिपेंड करता है. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. कुछ लोग हैं जो जीवन में अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं क्योंकि इफ आई मे पुट इट पैराडॉक्सिकली, वो बुरा नहीं कर सकते, वो अपने अच्छाई से बंधे हैं. और दूसरा ये है कि अगर तांत्रिक पावर उन पर अटैक करती है, तो अगर उनके अंदर विल, फेथ, गॉडवर्ड एस्पिरेशन ये डेवलप नहीं है, तो दे कैन बी अटैक्ड. दे आर स्टिल वल्नरेबल. तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि लीडिंग एन ऑनेस्ट लाइफ, ए गुड लाइफ इज नो गारंटी कि ऑकल्ट फोर्सेस आप पर एक्ट नहीं करेंगी. ऑकल्ट फोर्सेस आर फार मोर पावरफुल. ओनली द डिवाइन पावर, द हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ये आपको सेफ्टी प्रदान कर सकती है, नॉट अदरवाइज. मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद सोल का नॉर्मल कोर्स चलेगा. तो वो ऐसा नहीं है कि अगर वो तांत्रिक प्रोसेस से किसी की डेथ हुई है, ब्लैक मैजिक से, तो वो सोल कहीं और चली जाएगी. वो सोल तो जाएगी अपने कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में, पर ये जरूर है कि अगर तांत्रिक पावर ने उसके वाइटल को बहुत डीपली इम्पैक्ट किया है, तो कुछ समय तक वो भ्रमण कर सकती है डार्क वाइटल वर्ल्ड्स में. क्योंकि वो एक प्रकार से तांत्रिक शक्ति की अगर उसके चारों तरफ कुछ बंधा हुआ है, तो प्राण, नॉर्मली ये तांत्रिक पावर्स प्राण जगत पे एक्ट करती है, वाइटल पर. तो वाइटल वर्ल्ड में उसको कठिनाई हो सकती है. दैट्स ऑल. देन बट इवेंचुअली इट विल गो. नथिंग कैन स्टॉप परमानेंटली. आफ्टर द डेथ ऑफ ए बिलवेड पर्सन, इज इट necessary to remove all the things he used in his lifetime to make his journey easier? Again, मृत्यु के बाद कुछ समय तक जब व्यक्ति ट्रांजिट कर रहा होता है, तो वो चाहता है कहीं पर रेस्ट लेना. इट वांट्स एन एटमॉस्फियर वेयर इट कैन रेस्ट. तो कुछ समय तक उस कमरे को जहाँ वो रहता था, अगर वो अच्छा कमरा है, मतलब पेनफुल मेमोरीज हैं तो अलग बात है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो सोल है वो आती है रेस्ट लेने. 10 दिन 12 दिन कुछ समय तक आती है.
उसके बाद इट हैज़ टू गो इवेंचुअली। तो अब उसके बाद आप उस कमरे का क्या करेंगे? अब नॉर्मली अगर आप उस कमरे को रखेंगे, तो चीज़ों को रखेंगे, तो खुद के लिए भी स्मृतियाँ आएंगी, पेनफुल होगा, और पेनफुल होगा तो जाने वाले पर थोड़ा जोर पड़ेगा, और पेनफुल होगा तो ये भी फिर होता है कि वो जो जा रहा है, जैसी कल बात हुई थी, अगर उसकी शीत छुटी हुई है, उसमें कोई और फोर्स अट्रैक्ट होगी, तो बेटर यही रहता है कि उसको पुराने उसमें तो करते थे कि फोटो फ्रेम बना के माला चढ़ा देते कि भाई तुम अभी, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बदल देना बेटर रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद, जनरली मैक्सिमम फॉर ए मंथ, सो दैट इफ द पर्सन हु इज डिपार्टेड नीड्स एन एटमॉस्फियर, तो वहाँ पे परिवार है जिसमें प्रेम गया है, और अच्छा सा एक उस कमरे के अंदर जिसमें वो रहता था, सुंदर एसेंस, संगीता चल रही हो, जिससे वो एटमॉस्फियर सुंदर हो, वो बाय एफिनिटी विल कम फॉर सम टाइम एंड देन गो पीसफुली, सो दैट्स ऑल। पर आफ्टर ए मंथ इट इज बेटर टू चेंज एवरीथिंग एंड यूज इट। यस, kindly explain subtle, vital, mental, supramental in brief in the light of integral yoga। एक्चुअली इस पर एक पूरी टॉक है, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, पर अब मैं इसको ब्रीफ में ऐसे बताऊंगा कि अगर आप पढ़ेंगे कि ये ग्रॉस मैटर कैसे बना, मतलब सन से निकला ना सारा, जो सन इज ए मास ऑफ हॉट गैसेस, तो आप देखेंगे कि उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, कम से कम 4 स्टेजेस है मैटर फॉर्मेशन के। पहला स्टेट है प्लाज्मा, विच इज़ आयोनाइज्ड मैटर, इट्स नॉट स्टेबल। उसके बाद अब इसको हम लोग ने आकाशीय तत्व, वायु तत्व इत्यादि, अब नाउ आई एम टॉकिंग लाइक ए मॉडर्न साइंस, तो उससे हम अंडरस्टैंडिंग डिराइव कर सकते हैं। फिर वो वेपर के स्टेट में आता है, गैसियस, फिर उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में आता है, फिर सॉलिड। इट फॉलोज द सेम प्रोसेस जो पंच तत्व की है। तो उसी प्रकार से जब वन डिवाइन कॉन्शियसनेस ये जड़ जगत बनती है, ये हमारे यहाँ ये डिफरेंट कंसेप्शन है देन दी सेमिटिक रिलीजन। सेमिटिक रिलीजन में क्या है कि भगवान ने दुनिया बनाई, तो क्वेश्चन पड़ता है कि कहाँ से बनाई, कहाँ था मैटर? तो हमारे यहाँ है कि वही मैटर बनते हैं, क्योंकि और कोई मैटर कहाँ से है? कोई ऐसा थोड़ी कि भगवान के अलावा कुछ और है जिससे उसने दुनिया बनाई। तो वह दुनिया बना, इसमें एक फंडामेंटल चेंज हो जाता है। इससे बहुत, इस सिंपल अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी गांठें खुलती हैं, पर अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो वो बना, कैसे बना? वो तो परम, वो लाइट है, ट्रेमेंडस तेज है, तो वो कैसे ये जड़ जगत बना? तो वो कैसे बनेगा? वो स्वयं को छिपाने लगता है। छिपाएगा कैसे? बाय प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसकी प्रोसेस क्या है कंसंट्रेशन की? जैसे एक पेड़ बीज में, फल के अंदर एक बीज में समा जाता है, तो उसको बोला जाता है इन्वोल्यूशन। एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को अपने 2 साल के ग्रैंड चाइल्ड से बात करना है, तो वो ये नहीं कह सकता कि आई एम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। वो सबको पीछे 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 करके अंत में वो उसके साथ बोल बच्चा कैसा है, मतलब वो खेल रहा है एज इफ ही इज ए 2 year old। तो डिवाइन अपने आप को वेल्स बुनता है, वेल्स कहा गया है, जिसमें वो अपने आप को छिपाता है, अपने ही अंदर से निकालता है, उसके पास कोई और तरीका नहीं है। तो जैसे सन कूल करता जाता है अपने आप को, सॉलिड मैटर बन जाता है, अर्थ का मैटर, वैसे ही वो डिवाइन कॉन्शियसनेस अपने ही ताप और तेज को अपने अंदर संवरण करती है। और जब वो अपने ही अंदर अपने ताप और तेज को संवरण करती है, तो धीरे 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 प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस बनते हैं बाय प्रोसेस ऑफ सेल्फ इन्वोल्यूशन। इसको कई तरह से कहा गया है, और सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, सेल्फ इन्वोल्यूशन, सेल्फ वेलिंग। सो ये पावर उनके अंदर है वेल करने की खुद को। ऑब्वियसली तो वो कैसे वेल करेंगे? वो शक्ति भगवान की जिससे वो खुद को ही छिपा सकते हैं, उसको कहा गया माया। तो माया के अंदर 2 तरह की माया है, एक जिसमें वो छिपाते हैं, लेकिन जो लेयर है वो पूरी तरह, मतलब एक ट्रांसपेरेंट रोब है, तो वो पूरी तरह जानता है। तो जब पहला शुरू होती है प्रोसेस, तो माया
स्टार्ट्स ऑपरेटिंग. माया मीन्स मेजर, जो आपको लिमिट करती है. तो इन्फिनिट को वो लिमिट कर रही है, लेकिन वो लिमिटेशन ऐसा है कि जहाँ आप पूरी तरह जानते हैं कि हम वन हैं. जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि जो मालिक है, फिर 3 मैनेजर आए, लेकिन मैनेजर कभी भी मालिक से मिल सकते हैं. उनको पता है कि मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ. अब ये मैनेजर के बाद सब मैनेजर्स आए, करते करते वर्कर्स आए. जो लास्ट वर्कर है वो कहते हैं हाँ मालिक तो है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? अपने इमीडिएट मैनेजर के लिए कर रहा है. अगर उसका इमीडिएट मैनेजर गड़बड़ करे तो वो उसका साथ देगा. ही डज नॉट नो कि मैं तो मालिक के लिए काम कर रहा हूँ. तो क्रिएशन में भी ऐसे ही होता है. जैसे जैसे भगवान अपने को वेल करते हैं, तो पहले विद्यामयी माया. विद्यामयी माया वह वेल है जिसमें वननेस रहता है. जो बीइंग, जो वर्ल्ड्स आते हैं, इनको कहा गया हायर वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स ऑफ वननेस. तो वो कौन से हैं? सत्य लोक, चिदघन लोक, तपोलोक और आनंद लोक. ये 4 ही एस्पेक्ट्स हैं ना डिवाइन के. तो सच्चिदानंद के ये 4 लोक कौन बनाता है? कौन सी शक्ति है? विद्यामयी माया, जो जानती है कि इट इज द डिवाइन नोज हिमसेल्फ कि मेरे ये 4 एस्पेक्ट हैं, और उनके लोक बनते हैं. तो ये पावर डिवाइन की, जो जानती है पूरी तरह कि व्हाट, कि डिवाइन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अब उसको वो अलग अलग करके प्रस्तुत कर रही है. तो दैट पावर इज द सुप्रामेंटल. सुप्रामेंटल सच्चिदानंद को डिफ्रेंशिएट करता है. सतलोक, चिदघन लोक, तपोलोक, आनंद घन लोक. जैसे कि कोई व्यक्ति है जो पोइट भी हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है, खेल भी खेल सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो, बहुत सारे रोल्स उसके हो सकते हैं. वो जानता है. तो ये पहला जो स्टेप होता है वर्ल्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने का, वो एक प्रोसेस है जिसमें हर एक वर्ल्ड में हर एक बीइंग जो है वो पूरी तरह जानते हैं उस वन को, उस एक को जानते हैं. दे डोंट फॉरगेट, दे नो. तो वो सुपर माइंड इज दैट पावर जो डिफ्रेंशिएट करती है लेकिन डिवाइड नहीं करती है. सो दैट इज अ पावर. अब उसके बाद क्या होता है? लेकिन अगर वो डिफ्रेंशिएट करेगी, डिवाइड नहीं करेगी, तो अब जिसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, तपोलोक के जो बीइंग्स हैं वो तपोलोक के बीइंग्स हैं, वो जानते हैं वो सच्चिदानंदी हैं. लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि वो सदैव जो क्रिएशन होगा वो एक प्रकार से एक लूज क्रिएशन होगा, इजिली मर्ज कर जाएगा उसमें. वो सॉलिड नहीं होगा. डिफरेंशिएशन है लेकिन उसमें इंडिविजुअल बेसिस नहीं रहेगी क्रिएशन की. तो वो, लेकिन डिवाइन तो डिवाइन है ना. ही वांट्स टू प्ले द एक्सट्रीम गेम. तो एक्सट्रीम गेम जब होता है तो वो अपनी जो नेक्स्ट लेवल पर क्रिएशन आता है वो अज्ञान में उतरता है. तो अज्ञान में उतरने के लिए भी सेम पावर विद्यामयी. विद्यामयी एक और वेल बनाती है अपने अंदर से, अविद्यामयी माया. तो अविद्यामयी माया क्या करती है? वो डिफरेंशिएशन को डिवीजन के रूप में प्रस्तुत करती है. द डिफरेंशिएशन बिकम्स डिवीजन. अब डिवीजन का एडवांटेज क्या होता है? वही एडवांटेज होता है कि घर में एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं. जब तक चारों एक ही घर में रहते हैं, साथ में बड़े होते हैं, तो उनके लाइफ में कोई चैलेंज खास नहीं होता है. तो उनकी जो इवोल्यूशनरी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी लिमिटेड होती हैं. फिर एक दिन चारों को भेज दिया जाता है. कोई पुणे में पढ़ रहा है, कोई कोल्हापुर में चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई इधर चला गया. तो ये जो अब चारों हैं, इनका अपना एक अपने ढंग से ये डेवलप कर रहे हैं. और ये अपने ढंग से जब डेवलप करते हैं तो उनके अंदर जो संभावना है उसको बाहर लाते हैं. बाद में ये मिलेंगे, लेकिन ये जो इंडिविजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, जो डिवाइन का जो एक बेसिस है, जो बात हुई ना, 3 प्रकार से डिवाइन रियलाइज अपने को एक्सप्रेस करते हैं. एक है ट्रांसेंडेंट, दूसरा है वर्ल्ड कॉन्शियसनेस, और तीसरा है इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल इन हायर वर्ल्ड्स में नहीं बन पाता है. इसीलिए आप नहीं देखेंगे कि वहाँ के जो इंडिविजुअल गॉड्स हैं उनका नाम भी है, क्योंकि वो गॉड्स हैं. सुप्रामेंटल वर्ल्ड में भी गॉड्स हैं, तपोघन लोक में भी गॉड्स हैं, वो बीइंग्स हैं, लेकिन वो इतनी क्लोजली कनेक्टेड हैं सच्चिदानंद से कि वो उसमें मर्ज कर जाते हैं. तो वो इंडिविजुअल जैसी क्रिएशन शुरू हुआ. वहाँ अविद्यामयी माया आई. अविद्यामयी माया आई, उसने क्या किया? सबसे पहले
विद्यामयी को ही वेल किया, विद्यामयी ने स्वयं को वेल किया, मतलब सुपर माइंड ने स्वयं को वेल किया। वेल किया तो क्या आया? माइंड आया। अब माइंड क्या हो गया? वो इग्नोरेंस में आ गया। माइंड के अंदर डिवीजन के बेसिस पर ऑपरेट कर रहा है। माइंड क्या है? जो वननेस को भूल गया। वो बच्चा चला गया घर के बाहर, अब भूल गया मम्मी पापा को, तो ये चला गया। अब घर के बाहर जाके फिर वो बाद में उसने कहा मैं क्यों ना फॉरेन कंट्री चला जाऊं, और दूर चला गया, पूरा भूल गया। तो ये हुआ माइंड वर्ल्ड निकला सुपर माइंड से। कैसे? सुपर माइंड ने स्वयं को ही वेल किया और उतना ही जो उसका प्रकाश गया माइंड में कन्वर्ट हुआ, वो डिवाइडेड लिमिटेड प्रकाश हो गया। लेकिन अगेन माइंड की जो हाईएस्ट लेयर है वहाँ वो थोड़ा थोड़ा फिर भी कहीं उसको ज्ञान है, लेकिन और एक कदम आगे गया तो वो विस्मृति की तरफ जा रहा है। जैसे एक बच्चा होता है, वो जब हॉस्टल जाता है तो घर से पहली बार जा रहा है, घर से पूरा कांटेक्ट है, घर वाले उसको हमेशा कहते हैं कि ऐसे रहना वैसे रहना, गाड़ी में बैठता है, ट्रेन में सब खाना पीना बना के देते हैं। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे नई नई चीज़ें आता है, उसमें खोता चला जाता है। यहाँ तक कि वो कभी याद करे, अगर मम्मी पापा का चिट्ठी आता है तो यार ये मेरे मम्मी की चिट्ठी आई है, पापा की रिप्लाई दे दो। मम्मी पापा कभी नहीं भूलते हैं। तो उसी प्रकार से डिवाइन कॉन्शियसनेस कभी इस वर्ल्ड को विस्मृत नहीं करती है, लेकिन इंडिविजुअलिटी डेवलप होने के लिए वो विस्मृति वाले जगत आ जाते हैं। इनको मॉर्टल वर्ल्ड्स कहा गया। ये लिमिटेड वर्ल्ड्स हैं। यहाँ विस्मृति है। किसकी विस्मृति है? उस वन कॉन्शियसनेस की। तो पहले माइंड वर्ल्ड्स आते हैं, मनोमय लोक। तो ऊपर के कौन से लोक हो गए? सतलोक, चिदघन लोक, तपोलोक, आनंदमय लोक, और सुप्रामेंटल लोक, जिसने इसको महारलोक भी कहा गया, जिसने इनको डिफ्रेंशिएट किया। विज्ञान में लोक भी कहा गया, क्योंकि विज्ञान ज्ञान को डिफ्रेंशिएट करता है। वो वाला विज्ञान में लोक नहीं जो अब वाले वेदांतिन इंटरप्रेट करते हैं। अब जो वेदांति इंटरप्रेट करते हैं वो ऐसे करते हैं, विज्ञान में लोक इज द हायर इंटेलेक्ट, क्योंकि वो एनालाइज करता है चीज़ों को। बट दैट्स नॉट व्हाट, इट्स नॉट बाय एनालिसिस। वो अंदर से डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कि एक ऑथर एक महाकाव्य लिखता है तो उसने अंदर में उसके सारे कैरेक्टर जुड़े हुए हैं, वो कभी नहीं भूला है, लेकिन वो कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है अपने ही अंदर। जो बात हुई महाभारत की, फिर वो नेक्स्ट स्टेप होता है जहाँ हर एक कैरेक्टर डेवलप होगा इंडिविजुअली। वहाँ पर वो भूल गया है, दुशासन भूल गया है कि मैं भी उसी कृष्ण से निकला हूँ, दुर्योधन भूल गया है, अर्जुन भी भूल गया है। तो उस प्रकार से मनोमय लोक में भी लेयर बाय लेयर वो फॉरगेटफुलनेस बढ़ती चली जाती है। फिर अब मेंटल वर्ड्स तो ये बने। अब डिवाइन का दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है? कॉन्शियसनेस फोर्स। तो सुपर माइंड ने डिफरेंशिएट कर दिया है। तो अब सुपर माइंड क्या कर रहा है? स्वयं अपने अंदर से मेंटल वर्ल्ड प्रकट कर रहा है। और जब कॉन्शियसनेस फोर्स आती है नीचे की तरफ सुपर माइंड से पास होकर के, तो वो क्या बन जाती है? लाइफ वर्ल्ड्स। शक्ति है, हल्की सी कॉन्शियसनेस भी है और हल्की सी पावर भी है, और वो ढूंढ रही है मोर पावर, मोर। इसीलिए प्राण के अंदर हमेशा पावर, इसकी एक खोज रहती है। और सतलोक वो डिफरेंशिएट किया था। वो जब आता है सुपर माइंड के द्वार से आके, तो वो क्या बन जाता है? मैटीरियल वर्ल्ड। मैटर क्या है? एग्जिस्टेंस है, पर इस एग्जिस्टेंस के अंदर ना वो स्थायी है। सतलोक का जो सत्य है वो तो कभी इम्पेरिशेबल है, इसीलिए उसको कहा गया अक्षर, अक्षय। वो कभी वो पेरिश नहीं करेगा वो सब्सटेंस। लेकिन यहाँ जो सब्सटेंस है वो पेरिशेबल सब्सटेंस है, वो अनकॉन्शियस है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो पूर्ण सत्य के अंदर है। उसके बाद अब कॉन्शियसनेस तो ये चलती जा रही है नीचे, और नीचे जाएगी। तो जब और नीचे जाती है तो विस्मृति और अधिक घना अंधकार होने लगता है। तो वो पूरा अपना इन्वॉल्यूशन की प्रोसेस में एकदम निश्चेतना में चली जाती है। व्हाट अबाउट आनंद? आनंद एक और तो सारी सृष्टि में, क्योंकि आनंद इज द ओरिजिनल इम्पेलर। लेकिन जैसे मन निकला सुपर माइंड से, सबका डिफरेंशिएशन सुपर माइंड कर रहा है, लेकिन सुपर माइंड अपनी नॉलेज और विल एस्पेक्ट को माइंड में डाल देता है। सुपर माइंड डिफरेंशिएट करके सच्चिदानंद को जो फोर्स एस्पेक्ट है उसको लाइफ बना देता है, और जो सत है
वो मैटर बन जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू इट. इट एंटर्स इनटू इग्नोरेंस, विद्यामयी एंड अविद्यामयी माया के एक्शन से. आनंद की हमारे अंदर साइकिक बीइंग के रूप में, इट इज दैट आनंद विच हैज बिकम मल्टीपल, क्योंकि ओरिजिनल गेम यही है. तो इसीलिए साइकिक बीइंग का स्पर्श हमेशा प्रेम और आनंद और माधुर्य को जन्म देता है. इसीलिए जो साइकिक बीइंग है वो स्पॉन्टेनियसली कृष्ण आकर्षित करते हैं उसको. क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि वो आनंद में है. तो ये इस तरह से क्रिएशन बनता है. तो बिल्कुल ग्रॉस मैटर बनने के पहले जब वो प्राण तत्व और कंसेंट्रेट हो रहा है और फॉरगेटफुलनेस की तरफ जा रहा है, तो एक स्टेट आती है जहां वो सटल मैटर क्या है? अभी वो अब मैटर बनने वाला है, ग्रॉस मैटर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सटल मैटर तक कुछ एक टच है उस ब्यूटी का. तो उसमें आइडियल फॉर्म्स बनते हैं. और जैसे ही वो ग्रॉस मैटर बनता है, ग्रॉस मैटर कैसे बनता है? सटल मैटर तक क्रिएशन आता रहता है. कहीं ना कहीं वो भूल रहा है, लेकिन पूरा फॉरगेटफुल नहीं हुआ है. इट इज नॉट फॉरगॉटन कंप्लीटली. वहां से जो नेक्स्ट प्लंज होता है सटल मैटर से, वो इनकॉन्शियंट में होता है. ग्रॉस मैटर नहीं बनता है, इनकॉन्शियंट में होता है. अब हो गया आत्मस्मृति. अब जब प्रोसेस होता है रिट्रीवल का, तो इनकॉन्शियंट से सबसे पहले जो मैटर बनता है वो ग्रॉस मैटर होता है. आप इसको ऐसे लीजिए, कोई इंसान बंजी जंपिंग कर रहा था, लेकिन ये बंजी जंपिंग नहीं है, फ्री फॉल है. और फ्री फॉल में नीचे ग्राउंड नहीं है, वो बस प्रकाश से अंधकार में आ रहा है. तो आते आते एक पॉइंट है जहां वो अभी भी थोड़ा प्रकाश का कुछ टच है, उसको हल्का सा प्रकाश हो रहा होता है. सुरंग में आप एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे एक पॉइंट है जहां प्रकाश हल्का सा है, उसमें आप फॉर्म्स को देख सकते हो. देन यू एंटर इनटू डार्कनेस. अब वो डार्कनेस से जब जाता है तो डार्कनेस में क्या है? समझिए कि कोलतार है. कोलतार जानते हैं ना, चारकोल. अब उसमें जंप कर गया. जंप करने के बाद जब निकला तो टार लगा के निकला. तो ये जो ग्रॉस मैटर है, वही सटल मैटर जब इनकॉन्शियंट में प्लंज होके निकलता है, तो इनकॉन्शियंट पूरी तरह उसको रंग के पकड़ के बाहर निकालता है. तो उसमें जो भी सटल मैटर के अंदर थोड़ी ल्यूमिनोसिटी है, थोड़ा प्रकाश है, थोड़ी ब्यूटी है, वो सब खो जाती है. तो ग्रॉस मैटर को माँ बताती हैं दैट इज नॉट ट्रू मैटर. ट्रू मैटर इज सटल मैटर. ग्रॉस मैटर जिसको हम कहते हैं स्थूल देह, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है. आफ्टर इन्वोल्यूशन नेक्स्ट लेवल पर जब ये मैटर, उसी तरह लाइफ निकलती है. तो जब उधर से लाइफ प्लंज कर रही है, तो लाइफ के जो वर्ल्ड्स हैं, उसके बीइंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको स्मृति होती है. तभी उस वर्ल्ड्स में उनके अपने देवता होंगे, वो टच करेंगे अपने हाइस को. लेकिन यहाँ से जब लाइफ निकलती इवोल्यूशन के हिसाब से, तो पूरी तरह विस्मृत है, क्योंकि इनकॉन्शियंट की पकड़ है. फिर जब इधर से माइंड निकलेगा, उधर से जब माइंड निकलता है, तो मेंटल वर्ल्ड के गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं. कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि देयर इज सम वन. पर जब इवोल्यूशन के प्रोसेस से निकलते हैं, तो वो माइंड, क्योंकि इनकॉन्शियंट का पकड़ है, तो पूरी तरह विस्मृत है. तो ये प्रोसेस है. तो अब एक तरफ आपको माइंड वर्ल्ड जब बना, इन्वोल्यूशन के प्रोसेस से बना, तो उसके बीइंग्स हैं, गॉड्स, गॉडेसेस, देवी देवता नाना प्रकार के. तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं फॉरगेटफुलनेस की ओर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम वन से निकले, समवेयर रिमोटली कनेक्टेडनेस है उनका, वन टू अनदर. फिर वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड्स के भी उनके देवी देवता आएंगे, सटल मैटर वर्ल्ड के देवी देवता आएंगे. पर जब ये मटेरियल वर्ल्ड बनता है इनकॉन्शियंट से निकल के, तो सब भूल जाता है. तो उसको सारा रिकवर करना है. लेकिन रिकवरी से जब वो बाहर अल्टीमेटली निकलता है, तो वो सॉलिड, जिसको ऐसे समझिए कि एक प्लास्टिक क्ले में या प्लास्टिसीन के अंदर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आप उसको बना रहे हैं, एक मोल्ड आपने सारा बनाया, शेप दिया, एक स्कल्पचर बना रहे हैं. तो स्कल्पचर जब बनाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, उसको आपको हार्डन करना पड़ता है, तभी वो एंड्योर करेगा, नहीं तो वो एंड्योर नहीं करेगा. माँ ने इसकी बड़ी एक रोचक कहानी बताई है. तो माँ बताती हैं, रोडिन एक स्कल्पचर था, तो वो somebody knows the story? Okay. तो रोडिन क्या करता था कि वो स्कल्पचर बनाता था,
तो अब स्कल्पचर बनाएंगे तो आपको एक मॉडल चाहिए जिसको देख के बनाए। तो रोडिन की एक फ्रेंड थी, तो वो रहती थी और ये स्कल्पचर बनाता था। तो इससे उसकी वाइफ को बड़ी प्रॉब्लम थी, नेचुरल है। तो रोडिन रात को वो बना करके अकॉर्डिंग टू द मॉडल वो स्कल्पचर बनाता था। फिर उसको आपको कपड़े से ढकना होता है, वो कपड़ा जो मोल्ड के रूप में कठोर हार्ड कपड़ा होता है जो उसको मोल्ड को फिक्स करेगा, इनकॉन्शियंट, वो हार्डनेस लाएगा, उसको ठोस बनाएगा। ये रूप ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉब्लम है बाय द वे। तो उसकी वाइफ क्या करती थी, चुपचाप रात को उसके स्टूडियो में जाती थी, वो कपड़ा उतार देती थी, पानी डाल देती थी, नॉट रियलाइजिंग कि इससे और प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो दोबारा फिर बनाए। स्टोरी, इट्स ए लिटिल टेक ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, ये रियल स्टोरी है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इनकॉन्शियंट में प्लंज क्यों हुआ, क्योंकि एकदम कंक्रीट अगर आपको कोई चीज करनी है तो वो कंक्रीट हो गया, प्लास्टिसिटी खत्म हो गई। फिजिकल मैटर जब ये ह्यूमन बॉडी बनता है इट्स फेली रिजिड। बचपन में तो फिर भी रहती है उसके अंदर थोड़ी प्लास्टिसिटी, जैसे जैसे एज रिजिड। अब ये पॉट है जिसके अंदर सारा खेल हो रहा है, अब रिजिड पॉट है, उसमें जब इन्फिनिट कॉन्शियसनेस का खेल होना है तो वो पॉट को धीरे धीरे प्लास्टिसिटी लानी है। तो क्या करते हैं, कठोर मैटर के अंदर पहले लाइफ फोर्स आती है, लाइफ वर्ल्ड के बीइंग्स आते हैं, कहते हैं हम करेंगे काम। तो वो धीरे धीरे इस पॉट को थोड़ा मोल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ उड़ेगी, रेंगेगी, चलेगी, बच्चे पैदा करेगी, सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी, तो हार्ड मैटर को वो थोड़ा सा प्लास्टिक बनाती है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके आगे वो नहीं कर सकती है। फिर माइंड वर्ल्ड्स आते हैं। वो पहलवान क्या करते हैं, माइंड देखिए, माइंड क्या करता है कि वो इस बॉडी के अंदर क्या क्या कल्पना, क्या क्या चीजें ले जा सकता है, कौन सी उड़ान नहीं है जो माइंड भर सकता है, और उस उड़ान के अनुरूप बॉडी भी मोल्ड होता है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन इक्विप होता है उस मेंटल पावर को, लेकिन ये भी काफी नहीं है। तो नेक्स्ट अब कौन आ रहे हैं, सुपर माइंड। अब प्रिपेयर जब हो जाता है इनकॉन्शियंट से निकला हुआ मैटर लाइफ फोर्स के साथ, माइंड फोर्स के साथ, अब सुपर माइंड कैन वर्क अपॉन इट, और वो धीरे धीरे इसको और प्लास्टिक बनाता चला जाएगा। और वो प्लास्टिक बनेगा, ल्यूमिनस बनेगा, जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है सुपर माइंड की। सुपर माइंड डिवाइन वर्ल्ड्स का है, तो सुपर माइंड के अंदर कोई लॉस, डीजेनरेशन, ये सब नहीं है। तो वो जो न्यू बॉडी होगा उसके अंदर डीजेनरेशन नहीं होगा, प्लास्टिसिटी होगी, ल्यूमिनसिटी होगी। लेकिन ये प्लास्टिसिटी, कंक्रीटनेस दोनों को साथ लेके होगी, क्योंकि वरना तो प्लास्टिसिटी थी पहले, यहाँ अब इंडिविजुअल होगा कंक्रीट, लेकिन वो प्लास्टिक भी होगा। मतलब क्या, मतलब बुलेट प्रूफ मॉन्क की तरह अगर उसको गोली लगेगी तो क्या होगा। एक आध हमारे यहाँ स्टोरीज भी हैं, जलंधर वाली कहानी। तो गोली लगेगी तो वो अपने आप उसका बॉडी ऐसे करके फिर ठीक कर देगा, ये विद ए मोमेंट। हाँ, ये लेकिन वो इंडिविजुअल है, उसके इस प्रोसेस से बिना जाए अगर होता है तो प्लास्टिसिटी ऐसी है कि वो फ्यूज हो जाता है, रश कर देता है। लेकिन इसकी इंडिविजुअलिटी भी रहेगी, लेकिन प्लास्टिसिटी भी आ जाएगी, ल्यूमिनोसिटी आ जाएगी। अभी ये प्रकाश छिपा हुआ है न्यू बॉडी में, वो प्रकाश, ये शरीर एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मैंटल की तरह होगा, तो एक ल्यूमिनस सा होगा। कैसे होगा आप देखें, कभी कभी किसी का तेज, श्री अरविंद का तो मतलब पुरानी चीज लिखते हैं कि जब वो श्री अरविंद से 1918 में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपको क्या हो गया है। क्यों? उन्होंने बोला क्योंकि उनके केवल तेज नहीं था, उनके बालों में ऐसा लगता था जैसे देवर हाँ सिल्क एंड वो तेल लगाया हो, जबकि श्री अरविंद नहीं तेल लगाते थे। उनके पॉक्स के मार्क वहाँ गायब हो गए थे। उनका रंग जो सांवला था, वो रंग वो पिंकिश गोल्डन यू लिए हुए था। तो वो मैटर पूरा ऐसे चेंज हो गया। माँ ने बॉडी के ऊपर वो इतनी प्लास्टिसिटी आ गई थी एट 70, शी सडनली टुक अप टेनिस अगेन। तो ये सारा वो प्रयास कर रहे थे, और वो अगर इस लाइन पर चलते रहते इंडिविजुअली तो दे वुड हैव जस्ट ट्रांसफॉर्म देयर बॉडी। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये थी
कि अगेन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म बॉडीज बट अदर्स डोंट कनेक्ट, तो उनको सबको साथ लेके चलना था, ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज था। इस सब पर वार्ता आपको और वहाँ पे मिल जाएगी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। हाँ, बट ये जो बॉडी है ये ल्यूमिनस होगा, प्लास्टिसिटी होगी, डिजेनरेशन नहीं होगा, ओल्ड एज नहीं होगी, डिजीज नहीं होगी, ये लॉजिकल है। ल्यूमिनस क्यों होगा, डिजेनरेशन क्यों नहीं? सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस का ये नेचर है, वो डिजेनरेट नहीं करती है। ये मैटर क्यों डिजेनरेट करता है? इनकॉन्शियस ने उसको पकड़ा हुआ है। तो जैसे छाल होती है पेड़ की, वो कुछ समय के बाद सूखती है, गिरती है, तो ये धीरे धीरे वो सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगा जो एक डिवाइन बॉडी की होती है, डिवाइन कॉन्शियसनेस की होती है। एंड देन व्हेन इट एस्केप्स, एक दिन आएगा जब ये कंप्लीटली इट विल एस्केप द लॉ ऑफ मॉर्टल बॉडी, एंड येट, एंड दैट इज द ब्यूटी, इट विल बी ए बॉडी हियर, नॉट एल्सवेयर। ओके, हाँ, 2 क्वेश्चन आई विल क्विकली। हाँ, In the fall of the consciousness, जो subtle matters से continuity जब inconscient में आगे gross matter आता है, इसके अंदर जो subtle dark worlds हैं, जो असुरिक worlds हैं, हाँ, उनकी continuity किस तरह है? वो हाँ, तो वो पूरी उन्होंने स्टेजेस बताई हैं। जैसे ऊपर में 7 वर्ल्ड्स हैं, सेम प्रोसेस, अब वो शेडो में जा रहा है। जैसे आप सुरंग के अंदर घुसते हो तो पहले एक मुहाने पर प्रकाश है ज़्यादा, लेकिन अंधकार अब दिखने लगा है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको वो प्रकाश कम हो जाएगा, धीरे धीरे अंधकार, देन लास्ट में अंधकार। इसको श्री अरविंद डिसेंट इनटू नाइट में बताते हैं, ट्रिपल प्लेटेड ग्लूम फॉर एग्जाम्पल। तो उसके प्रभाव क्या होते हैं? अब हमारे जो शास्त्र है उसमें 7 पाताल के लोक बताए गए हैं, कि जैसे देयर आर 7 वर्ल्ड्स फ्रॉम मैटर टू द सत लोक, वैसे ही 7 पाताल लोक हैं। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि प्रोग्रेसिवली लाइट वैनिश होने लगती है और डार्कनेस का साम्राज्य बढ़ने लगता है। लास्ट है इनकॉन्शियंट, जहाँ पे प्रकाश बिल्कुल नहीं है, पर कॉन्शियसनेस है। लेकिन वो जैसे एक व्यक्ति महाअंधकार में भी चला जाए तो व्यक्ति है, जैसे ब्लैक होल, ब्लैक होल में लाइट है लेकिन वो लाइट बाहर नहीं आ सकती है, तो वो एक प्रकार से ट्रैप्ड हो गई उसके अंदर, ट्रैप्ड इन द डार्कनेस। तो कॉन्शियसनेस उस स्टेट में चली जाती है, देन इट स्टार्ट्स इमर्जिंग अगेन सेम वे। धीरे धीरे आप देखेंगे अप टिल ह्यूमन बीइंग जो जीव होते हैं उनको हमारे शास्त्रों में कहा गया आसन्न मृत्यु, मतलब दे आर एज गुड एज डेड, क्योंकि उनके अंदर तो कॉन्शियसनेस की वैसी अवेकनिंग नहीं हुई है। हायर चौपाओं में स्टार्ट होती है प्रोसेस, जहाँ साइकिक बीइंग एक थोड़ा सा एक एक्टिव होना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसके विस्तार में जाएं तो इट इज़ एन एंडलेस, सो आई वोंट एंटर नाउ। एक क्वेश्चन ले लेंगे मदन गोपाल जी का, देन आई। हाँ, वो एक अलग चीज है। वुम्ब के अंदर ऐसा 2 प्रकार की चीजें हैं इसमें। प्रहलाद और ये स्टोरीज को अगर हम कनेक्ट करें वो एक दूसरे दिशा में चली जाएंगी। प्रहलाद और अष्टावक्र के केस में या अभिमन्यु के केस में, केवल अष्टावक्र के केस में कहा जाता है कि वो वुम्ब में ही उनको स्मृति थी, अदरवाइज वुम्ब में स्मृति नहीं होती है। परंतु प्रहलाद और इवन फॉर अष्टावक्र की फॉर दैट मैटर, दो वहाँ थोड़ी स्टोरी अलग हो जाती है क्योंकि वो करेक्ट करते हैं अपने पिता को और उनका श्राप होता है। अदरवाइज प्रहलाद के केस में और दूसरे कौन थे, अभिमन्यु के केस में, वो वुम्ब के अंदर जो बाहर में कनेक्टेड हैं, माता पिता उनके कन्वर्सेशन, उनकी चेतना, वो रिसीव कर रहे हैं। तो प्रहलाद के केस में तो यूनिक है क्योंकि वो असुर कुल का है, लेकिन कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, नारद जी की ट्रिक थी वो। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने चले गए थे, वो सब वरदान मांगने इम्पॉसिबल। तो विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा ये देखो ये करने वाला है, तो नारद जी ने कहा मैं करता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कयाधु वॉज ए नाइस लेडी। मेरी किताब इटर्नल फेमिनाइन में एक मैंने कयाधु के, बहुत कम लोग जानते हैं। तो कयाधु को क्या किया उन्होंने, वो ले गए, अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे आकर के, और संतो अरे चलो चलो वहाँ पर, तो वो बच्चे के मुंह में हरी हरी चला गया। तो वो स्टोरी इसकी है कि मोर देन जेनेटिक्स देर इज समथिंग एल्स, कॉन्शियसनेस विच कैन चेंज। अभिमन्यु की स्टोरी में उन्होंने वार सीख लिया, अष्टावक्र की स्टोरी में ऑफ कोर्स ही करेक्टेड। नाउ दिस इज अ वे ऑफ सेइंग, पर
वो तो अब उतनी मेमोरी रहेगी उसके अंदर। अब लोग कहते हैं कि क्या उसको पास्ट लाइफ की मेमोरी है। पहली बात है कि वुम्ब के अंदर सोल नहीं रहती है, बॉडी रहता है, फिर वो लिविंग बॉडी बनता है। 3 महीने के करीब जब वो टाइम आता है, 3-4 महीने के करीब, सोल देखती है सोल वर्ल्ड से। आई वुड लव टू पुट इट वेरी साइंटिफिकली बट मैं सॉरी, आई एम स्कीपिंग द स्टेजेस। तो सोल वो किस पेरेंट्स के यहाँ मुझे जाना है, वो उसका अपना तरीका है, किस तरह का एक्सपीरियंस, तो वो देखती है, जूम इन करती है, फिर देखती है ये पेरेंट्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है, दिस इज गुड। लेकिन वो एनसोलमेंट नहीं होता है, वॉच ओवर करती है। वॉच ओवर करने का मतलब है कि आपने कहा कि घर बनाना है, तो आपने एक प्लॉट देखा, ये प्लॉट बड़ा अच्छा है, तो आप उस प्लॉट आपने चुन लिया है, लेकिन अभी आपने उसमें प्रवेश नहीं किया है। तो इसीलिए 3-4 महीने के बाद अबॉर्शन की समस्या होती है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली लिविंग बट समवेयर द सोल हैज एक्सेप्टेड, बट स्टिल यू कैन अबॉर्ट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो डेंजरस भी है बायोलॉजिकली भी। उसके बाद में, बर्थ के बाद भी, अब सोल आ रही है जा रही है, बर्थ हो गया मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, ये मेरा प्लॉट है, लेकिन रह नहीं रही है। अब वो बॉडी डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है? सोल अपने आप exert कर रही है influence so that the body is being shaped according to what it wants to express. तो धीरे धीरे बॉडी शेप हो रहा है, जिसमें सोल का अपना योगदान है, हेरिडिटी का अपना योगदान है। फिर कुछ समय आता है जब देखती घर मोटा मोटी तैयार हो गया, अब मैं घर में रह करके इसको बनाऊंगा, नेक्स्ट फेज। तो वो जनरली 7 years के करीब होता है, और कई बार 14 years के करीब होता है, और कईयों में कभी नहीं होता है। प्लॉट होता है लेकिन घर नहीं होता। मतलब सोल वॉच ओवर कर रही है, लेकिन वो रियलाइज करती है कि ये तो गुंडे मवाली यहाँ पर सारे दारूबाज का अड्डा है, ये तो देखा नहीं था, गलत चॉइस हो गई। तो इट में आइदर इवन गो अवे और जस्ट गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, एंड देन इट गोज अवे इन टू दी बैक। सो ये जो सब में आत्मा है, ये सब क्लीशे, देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए साइंस बिहाइंड इट। तो ये हो गया इसका काम, चले गए पुनर्जन्म कहाँ। अच्छा, एनीवेज ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, बट पॉसिटी ऑफ टाइम वैसे ये डील किया है अगेन और वहाँ पे, सॉरी रेफरिंग, हाँ, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। इफ समबडी वांट्स सम ऑफ दीज, इफ यू इंक्लूड किशोर अभिलाष इन दैट ग्रुप, दे कैन प्रोबब्ली पोस्ट सम ऑफ दीज औरमा से निकाल के, नहीं तो औरमा पे सर्च करके मिल जाता है जनरली, दो आई डोंट नो मच। फियर को कैसे ख़त्म करें? 2-3 तरीके हैं। एक तरीका, भय क्यों आता है? इग्नोरेंस से आता है। आप डार्कनेस में जा रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या है। अब क्या है, हो सकता है वहाँ कोई दोस्त मिल जाए, लेकिन अब पता नहीं है, तो आप सोचते हो कि कुछ, तो ज्ञान से ख़त्म होता है। और ज्ञान से क्या मतलब है? जिस दिन ये ज्ञान आ जाएगा कि हर चीज के अंदर भगवान है, जिसको कहा गया ना कि ततो ना विजुगुप्सते, ये भय निर्मूल अल्टीमेटली तब होता है व्हेन यू नो द डिवाइन इज एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन डार्कनेस। तो अननोन का भय खत्म हो जाता है, बिकॉज अननोन हो, कुछ भी हो, एवरीवेयर देयर इज द डिवाइन प्रेजेंस। तो प्रहलाद के अंदर भय नहीं है, ये एक तरीका है। या इवन ए नॉलेज ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, नॉलेज ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इज धर्म। धर्म भी आपके भय को नाश करता है। सांप है, आपको मालूम है कि ऐसे नहीं कि सांप मतलब जहरीला भी काट लेगा। ऑरोविल की कहानी है, मेरे बेटे की कहानी, वो चला रहा था, उस पीछे में फ्रेंड बैठा है, रास्ते में जा रहे हैं, वो एक रास्ता है ऑरोविल जाने का जो बड़ा अच्छा सा है। तो अचानक उस फ्रेंड ने बोला रुक रुको 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 रुको। क्यों? क्योंकि सामने में एक सांप कॉइल मार के बीच रास्ते में। तो क्या करेंगे ये? तो वो लड़का उतरा, ये आश्रम के बच्चे हैं, जा करके उसने सांप को उठाया, साइड में रख दिया, क्रॉस किया, फिर कहता है अब वेट, अब क्या करेगा? वापस लाया, उसको वहां रखा। अब ये वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसको पता है सांप को कैसे हैंडल करना है। मधुबन के पास था ना वो, क्या रामगढ़ में वो तपोगिरी, अब वहां मनीष भैया थे, वो तो सांपों को पाल लेते थे। पास में कहते हैं कोबरा का नेस्ट है। इवन हमारे ऑरोविल में
अरविंद माहेश्वरी जी, वो एक जब मैं उनका घर देखने गया, उन्होंने मिट्टी से बनाया पूरा, जैसे पुराने टाइप का घर होता है। फिर वो बता रहे थे मुझे, कहा भैया वहाँ पे ना वो जो ट्री जो है बड़ा सा, अब वो ट्री कितनी दूर, यहाँ से समझिए ये दीवार जैसे है उनके घर से, जिससे हम गुजर क्या है, बोले वहाँ ना एक कोबरा का नेस्ट है। अब नेस्ट मतलब अकेला नहीं रहता है। तो मैंने कहा कभी आता है? नहीं नहीं, हम लोग वो बाहर भी सोते हैं मच्छरदानी लगा के, मच्छरदानी कभी कभी मॉस्किटो के लिए, कभी कभी वो भी नहीं। तो मैंने कहा आता है? बोले नहीं, वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता है। अब ये भय क्यों चला गया? आपको कोबरे का बिहेवियर पता है और आप अच्छे से जानते हो कि आप अगर इसको पत्थर नहीं मारोगे तो ये ऐसे नहीं है कि क्रीपी सा क्रीचर आके बगल में सो जाएगा। देयर इज अ रीजन व्हाई दे विल माइग्रेट। या तो बारिश हो रही तो देयर इज ए, अगर आप किसी चीज का धर्म, व्हाट इज इट्स प्रोसेस एंड वे, तो ये एक लंबा तरीका है, तो वो एक दूसरा तरीका है, लंबा प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, कई बार लोग ये जोक करते हैं ना कि भाई कोबरे को ये सब ज्ञान है, ज्ञान है उसको, ये उसका धर्म है, वो अपने धर्म से बंधा है, आप चाहें या ना चाहें। केवल मनुष्य है जो इसका कोई धर्म नहीं है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द वेज एंड प्रोसेसेस, तो काफी हद तक भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलती हैं चीजें कैसे काम करती हैं। इसीलिए ज्ञान जो है आपको मुक्त करता है एट वन लेवल, भय मुक्त करता है। लेकिन अल्टीमेट ज्ञान कि देयर इज द वन डिवाइन इन एवरीथिंग, वो तो आपको पूरी तरह भय मुक्त कर देगा। तो ये हो गया एक रैशनल प्रोसेस। यही तो श्री कृष्ण पहले करते हैं ना, अर्जुन को बताते हैं तो भय से भरा हुआ है। किस भय से भरा हुआ है? तो ये भी भूल गया है कि कोई मरता नहीं है, इज द बॉडी दैट डाइज। तो ज्ञान एट एवरी लेवल फ्रीज यू फ्रॉम फियर। दूसरा क्या है, अब आप चल रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो आपको कौन चाहिए? कोई प्रोटेक्शन चाहिए। तो ज्ञान का प्रोटेक्शन है, लेकिन अब ज्ञान नहीं है उस समय, तो आप प्रोटेक्ट करते हो। कैसे करते हो? तो प्रोटेक्ट करते हो बाई समथिंग विच कैन कनेक्ट यू विथ समथिंग विच इज पावरफुल एनफ टू एनल द प्रॉब्लम्स। जेड सिक्योरिटी। तो अब आप जा रहे हो जहाँ भय हो सकता है, तो कैसे करोगे? दो लेवल पे अगेन ऑपरेट करोगे। एक होता है मंत्र, जिसके द्वारा आप देवी देवता का आह्वान करते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो क्या हुआ? आपने हनुमान जी को इन्वोक किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब लेकिन ये गॉड्स ऐसे नहीं है कि आपने मैकेनिकली जब कॉल किया आपने अचानक आज ही आ जाइए। आप संबंध जोड़ना होता है। रोज करो सुंदरकांड, रोज पढ़ो हनुमान चालीसा, तो वो एक आपने कनेक्शन बना लिया, देन इट वर्क्स। लेकिन हर एक गॉड का एक लिमिटेड, अब ऐसे ऐसे फोर्सेस हैं जो एवरी गॉड कैनॉट हैंडल। तो अल्टीमेट कहां जाते हैं? वहां भी वन, भगवान की बाहों में डाल देना। माँ ये मेरी यात्रा आपकी यात्रा है, गोदी में लेके चलो। बच्चे कर देना गोदी गोदी, हाँ माँ के नाम, माँ की गोदी में, सराउंडेड बाय हर प्रेजेंस, फेथ, सरेंडर। तो अगेन द फियर विल गो अवे। ये होता है दो तरीके क्या हुए, एक माइंड से ज्ञान के, एक हृदय के। तीसरा तरीका क्या होता है? ये तो योद्धा होने की जरूरत है। योद्धा क्या करता है? देखेंगे, हीरो वॉरियर, वो घुस जाता है उसके अंदर और युद्ध लड़ता है, और वो शक्ति का आवाहन करता है युद्ध लड़ने के लिए। ये तीन तरीके हैं जो तीन स्थानों से आते हैं। विल एंड फेथ, लव फॉर द डिवाइन और इन्वोकेशन ऑफ द डिवाइन। थर्ड इज बाय ट्रू नॉलेज, ट्रू विजडम। दीज आर द थ्री वेज बाय विच फियर आप कम कर सकते हो। ओके, इस पर भी सभी इशू पर टॉक्स हैं। हम माँ को खुद से को समर्पित करने की कोशिश करते हैं, और हमें ये वहम भी हो जाता है कि हमने माँ को अर्पण कर दिया। वहम क्यों होता है भाई? वहम नहीं होना चाहिए। अगर किया है तो किया है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? परंतु जैसे ही कोई विपत्ति की समस्या आती है तो हमें पता चल जाता है कि हम वहम में थे। नहीं, ये ऐसे नहीं है। इसका मतलब है कि एक भाग ने समर्पण किया था, दूसरे भाग ने नहीं किया था। कभी कभी हमारे कोर में हम सरेंडर कर देते हैं, पर बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर ने जाके डील साइन कर दी किसी के साथ,
लेकिन जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर इन रिवोल्ट. व्हेन दे कम दे स्पॉइल द प्ले. तो उसी प्रकार से एक पार्ट है जिसने समर्पण किया, दूसरे पार्ट नहीं एक्सेप्ट करते हैं. माइंड कहता है मैं अपने रास्ते जाऊंगा, आई डोंट बिलीव इन मदर. हार्ट कहता है भाई मैं तो प्रेम नहीं कर सकता हूं, आई लव ओनली माई सेल्फ. तीसरा, ऐसे मैं बहुत एक स्ट्रांग बोलने वाला हूं, जो डिवाइन को प्यार नहीं करते वो वास्तव में किसी को प्यार नहीं करते हैं. सॉरी टू से, वो स्वयं को ही प्यार करते हैं. वो कहते हैं दूसरों को प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं को ही प्यार करते हैं दूसरे के अंदर. जिस दिन दूसरा पलट के बोलेगा ना आई डोंट केयर, बस शुरू हो जाता है प्यार वार का चक्कर. तो चॉइस एक ही है, लव द डिवाइन. एनीवेज, लेट मी नॉट, ठीक है सबको प्यार करते हैं, ओके. सो बट द ट्रूथ रिमेन्स कि अब ये जो आपने अपने आप को समर्पण किया, हृदय ने कह दिया, लेकिन माइंड ने तो नहीं किया, प्राण ने नहीं किया. प्राण कहता है मैं क्यों चलूं माँ की मर्जी से, मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए. तो जब विपत्ति आती तो प्राण कहता है देख लिया तुम्हारी माँ ने क्या किया तुम्हारे लिए. ये इसलिए हम नहीं समझ पाते क्योंकि वी आर नॉट वन बट मैनी बीइंग्स इन वन बॉडी. खिचड़ी है अंदर में. इसका प्रमाण तो ऐसे मिलता है कि सुबह हम कुछ और होते हैं, फोटो खिंचाते समय सब स्माइल कर रहे हैं, बाहर में आए तो कभी कभी जिसके साथ खड़े होकर स्माइल कर रहे हैं, जिसके साथ जीवन बिता रहे हैं, जैसे ही फोटो खिंच गई उसके बाद चले अपने अपने रास्ते. क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे बीइंग्स हैं, और इसीलिए आफ्टर सेंट्रल सरेंडर वी हैव टू डू अ डिटेल्ड सरेंडर. डिटेल्ड सरेंडर का मतलब ये हर एक पार्ट को सरेंडर करना, यही साधना है. ये नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया, माँ आपको दे दिया, फिर माँ बोलेंगी ये वाला दिया. जैसे एक श्री रामकृष्ण परमहंस के पास कोई लाया ना शॉल, पश्मीना, श्री रामकृष्ण परमहंस ने लिया, ऊपर लपेटा, फिर उसके बाद नाचने लगे. जमीन पर गिरा शॉल और वो नाचते नाचते कहाँ शॉल कहाँ वो. तो अब ये तो बड़ा परेशान, कहता है ठाकुर এটা এই পশমিনা আছে खूब बेसी एक्सपेंसिव. हाँ देखा, बोलता है सरेंडर किया, कुछ सरेंडर नहीं किया. वो तो और भी वर्ड्स यूज करते थे, आई कांट यूज. ब्रदर इन लॉ. ओके, श्री रामकृष्ण वाज लाइक दैट. सरेंडर किया नहीं. अब ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया, एक पार्ट आया, लेकिन अभी वो अटैच्ड है, उसके अंदर सरेंडर का भी अभिमान है. मैंने सरेंडर किया है, वो मैंने ऑफर किया है ठाकुर को. अब वो तो जान गए थे, लेसन भी सिखाना था, उनका तरीका ये था. अब श्री अरविंद होंगे तो एक जेंटलमैन की तरह पत्र लिखेंगे. माँ तो स्वीटनेस डाल देगी, माई चाइल्ड इट इज बिकॉज यू नो यू हैव मेड ए सेंट्रल सरेंडर बट यू हैव नॉट येट सरेंडर द वाइटल इम्पल्सेस, तो यू हैव टू ट्राई लाइक दिस. वो तो एकदम माँ की तरह समझाएंगी. उनका तो तरीका बहुत ही जेंटल है. श्री अरविंद तो जेंटलमैन है. तो अपना अपना तरीका, बट डिटेल्ड सरेंडर हैज टू बी फॉलोड अप आफ्टर सेंट्रल सरेंडर टिल एवरीथिंग इज सरेंडर्ड. तो जो सरेंडर्ड पार्ट नहीं है, समर्पित नहीं है, वो चिल्लाता है. और कई लोग इसलिए ये समझते हैं कि उनकी साधना गलत थी. साधना गलत नहीं थी, अधूरी थी. अधूरी और गलत में अंतर होता है. अभी भी कोई पूछते हैं कई बार कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि अरे तुमने तो तुम्हारी माँ ने क्या किया तुम्हारे जीवन में. तो मैं कभी कभी जब वार्तालाप होता है मैं कहता हूँ कह दो, तुम क्या कह दो कि तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब है, मेरे पास माँ है. सेल्फ सफिशिएंट अनटू इटसेल्फ. अरे यार दाल रोटी चल रही है, बंगला अगर नहीं है, तुम्हारी दाल रोटी चल रही है, जीवन चल, श्वास ले रहे हो, स्वस्थ हो, अब माँ का नाम लो, तुमने ये पथ चुना है. अब तुम ये क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो कि तुम हर चीज की प्रार्थना वहां माँ आ जाए और माँ तुम्हारे लिए घर भी बना दे. करते हैं भगवान, वो अलग बात है. माँ तुम्हें इससे भी छुट्टी दे दें, उससे भी तुम्हारा प्रमोशन दे देगी, क्या नॉनसेंस है. पर कई लोग ऐसे सोचते हैं, कोर्ट केस भी जिता दे. मतलब इसके सिवा क्या पता माँ जानबूझ के ये चीजें नहीं कर रही हैं तुम्हें दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या छिपा हुआ है.
तुमने इसको नहीं दिया है मुझे, तुम कह रहे हो कि यू आर ऑन द पाथ, यू आर स्टिल हेजिटेटिंग। तो वो एक साधक ऐसे समझता है चीज़ों को कि मेरा समर्पण अधूरा है, मेरी अभिप्सा अधूरी है। लेकिन ये जो पार्ट्स होते हैं वो डाउट डालते हैं। माइंड का काम है, तब माइंड को कहना पड़ता है चुप रहे, तुझे नहीं पता। आई हैव फेथ इन द डिवाइन, आई नो द डिवाइन। नहीं, वो शेर ने बताया फेथ। माइंड कैसे कहता है आई विल हैव फेथ इन द डिवाइन इफ देयर इज ए प्रूफ। प्रूफ क्या करता है, वो अपने क्राइटेरिया बनाता है, ये अगर होगा तो डिवाइन है। वाइटल क्या करता है, कहता है मेरी इच्छाएं पूरी कर दे, वो डिवाइन है। बॉडी कहता है दिख जाए मेरी आंखों से तो डिवाइन है। लेकिन सोल क्या कहती है? श्री अरविंद कहते हैं व्हाट इज द फेथ इन द सोल? कहती है इट सेज दैट देयर इज डिवाइन बिकॉज इट नोज द डिवाइन। वो अंदर से जानता, उसका कोई प्रमाण नहीं, उसके जीवन में सब चला जाए तो भी वो जानता है कि डिवाइन एग्जिस्ट। दैट इज फेथ। बाकी ये सब बिलीफ और ये सब चीजें हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो फेथ पकड़ता है, फेथ सरेंडर करवाता है। लेकिन बहुत सारे भाग हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं, कुछ आराम से मान जाते हैं, कुछ फाइट देते हैं, कुछ तो हैं जो छिपे रहते हैं असुरों का गढ़ बन के। और जब उन पर टच करते हैं तब वो कहते हैं कौन सा साधना, कौन सा योग, कौन सा डिवाइन। तो ये तो बड़े छिपे, रुस्तम नहीं कहा जाना चाहिए, छुपे होते हैं जो वो जो पावर्स, वो जो पाताल लोक के, एक बार तो उन पर भी टच होते ही ना अल्टीमेटली साधना के एक उसमें, तो वो उतर के कोहराम मचाते हैं। अगर आप के अंदर फेथ बहुत सॉलिड है और वहाँ भी आप ले आए फेथ, तो ये उत्पात तो करते ही हैं, बीमार कर देंगे शरीर को, इसको। इसलिए इस पथ में समय लगता है। जब आपके अंदर सतत आनंद और शांति रहेगी, किसी बात से कोई चिंता, भय, इसका कोई स्थान नहीं रहेगा। फॉर द वेरी रीजन कि जीवन में तो होता रहेगा ना उथल पुथल, उठा पटक, लेकिन आप उससे विचलित नहीं होगे। क्यों? यू आर देयर फुल्ली इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन, जीवन जीते हुए। तो ये इसका एक साइड है, बट आई एम नॉट टचिंग अपॉन दैट। व्हेन वी लूज अवर मेमोरी ड्यूरिंग डेथ टाइम, ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई प्रकार की मेमोरी होती है। मैं यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। एक होती है मेंटल मेमोरी। मेमोरी एक कॉन्शियसनेस का एक एट्रीब्यूट है। एक होती है मेंटल मेमोरी, एक होती है इमोशनल मेमोरी, हार्ट की मेमोरी। नोटिस किया है? एक होती है प्राण की मेमोरी, एक होती है बॉडी की मेमोरी। बॉडी की मेमोरी टाइपराइटर, बॉडी के ऊपर इम्प्रिंट्स होते हैं, बॉडी की अपनी मेमोरी होती है। और एक होती है साइकिक मेमोरी। साइकिक मेमोरी कौन सी है? सोल मोमेंट्स। तो जब डेथ होती है तो एक वन बाय वन ये जाना शुरू करती है। तो क्या होगा आपका? नॉर्मली तो फिजिकल मेमोरी आपकी जाने लगेगी, तो क्या होगा? आप अचानक गिरने लगोगे, आप बॉडी काम नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए, क्योंकि बॉडी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेमोरी उसके अंदर इनग्रेन्ड है, जिसके कारण वो हैबिचुअली काम करता है, वो नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर लोग उसको बीमारी बोल के बड़ी बड़ी दवाई देते हैं, पर ये इंडिकेशन होता है इट इज़ नॉट एबल टू डू रीजनरेट, डू द थिंग्स द वे इट शुड डू। फिर होती है वाइटल की मेमोरी, प्राण तत्व की। तो आप जाते हो कई बार उस जगह जहाँ प्राण का एक बहुत मज़ा भी आया था, नैनीताल आए थे, खूब मज़े किए थे आपने, और जब एक डेथ का टाइम आ रहा है नैनीताल, हाँ अच्छी जगह है, कभी कभी वो स्मृति आती है, माइंड कहता है हाँ यहाँ तुम आए थे, यही वो जगह है जहाँ तुम मिले थे। फिर एक होती है हार्ट की मेमोरी। हार्ट की मेमोरी वो कभी कभी बहुत परेशान भी करती है और कभी कभी इसमें बड़ा सुकून भी मिलता है। आप उस स्टेट में जब जाएंगे तो वो हार्ट की मेमोरी ट्रिगर होती है और वो आपको दुख या जॉय दोनों दे सकती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन एंड सराउंडिंग्स।
आप सब ठीक चल रहा है, अब वो बात नहीं है जो थी, लेकिन आपका हार्ट अचानक टच करता है, उस स्मृति से व्याकुल हो उठता है, तब वो अपना गाता है। हाँ, दिल ढूंढता है फिर वही, है ना। तो वो क्योंकि वो उस मेमोरी जोन में चला जाता है। फिर एक होती है माइंड की मेमोरी। माइंड की मेमोरी, ये सारा आपने पढ़ाई करी, लिखाई करी, मैथमेटिक्स, ये सारा पढ़ा, वो भी लूज करने लगते हो। मृत्यु के पहले सारे इंडिकेशन आते हैं, पोस्टमैन नॉक 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 करके, डॉक्टर कहता है नो 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 आई विल क्योर यू। अरे भैया, एक नॉर्मल भी प्रोसेस होती है कोई लाइफ की, तो वो लेकिन कहता है आई विल क्योर यू, आई विल क्योर यू, आई विल क्योर यू। लास्ट में ये धीरे धीरे ये मेमोरीज जाने लगती हैं, लगभग सभी चली जाती हैं, लेकिन साइकिक मेमोरीज हमेशा रहती हैं। साइकिक मेमोरी क्या है? ये इसीलिए कहा जाता है सत्संग, आपने भगवान का एक कोई ऐसा अनुभव हुआ जिसमें आपको लगा यू रिसीव्ड ए गॉड टच। कोई जरूरी नहीं, इट इज नथिंग टू विद मंदिर और दिस और दैट। आप कोई स्थान पे गए, इट कुड बी ए लैंडस्केप एंड सडनली यू फेल्ट डीपली मूव्ड। आई रिमेंबर वन ऑफ माई अर्लीस्ट, तब तो टर्न भी नहीं हुआ था मैं महाशिव की तरफ, और एक प्रकार से एग्नोस्टिक था, पर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक याद है एज एन एग्नोस्टिक। आई एम जस्ट शेयरिंग कि वो साइकिक मोमेंट कैसा हो सकता है। नाउ आई यूज दिस वर्ड साइकिक मोमेंट। 1 जनवरी को, आई डोंट नो इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स जस्ट अनदर डे, पार्टी होती है, एंजॉय करते हैं। एयरफोर्स में छबुआ में हूँ, मुझे पूरी डिटेल याद है, मुझे वो मोमेंट याद है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। छबुआ में हूँ मैं, वो नॉर्थ ईस्ट का एक हमारे एयरफोर्स का डिटैचमेंट। तो पार्टी वार्टी 31 को हुई, मैं तो गया नहीं, तो मैं अपना नॉर्मल टाइम पे उठा, अपना 6 बजे जब मैं बाहर स्टेप आउट करता हूँ, मॉर्निंग 6, लेटर ऑन आई कनेक्टेड, आश्रम में मेडिटेशन होता है, एंड सडनली वो नॉर्मल है, सनराइज हुआ है और वो पेड़ों से आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, मतलब वो सनराइज मेरी जिंदगी की ऐसी सनराइज है जिसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैंने ब्यूटीफुल सनराइजेस देखे हैं, बट उस समय मुझे ऐसा लगा, आई डिडंट, यू नो, एग्नोस्टिक कांट से इट इज गॉड और डिवाइन, वो तो माइंड बोलेगा नहीं, बट टुडे इफ आई हैव टू से इट वाज लाइक गॉड पीपिंग थ्रू दैट सन पोरिंग अपॉन मी। अब मैं देखता हूँ वो साइकिक मोमेंट है, वो इम्प्रिंटेड है, वो नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक कनेक्ट हुआ विथ समथिंग वेरी डीप, प्रोफाउंड, मिस्टीरियस। रोज वही सूरज उगता है, कोई ऐसा नहीं था अनयूजुअल, पर वो मोमेंट जब मैंने सूर्य को देखा सुबह 6 बजे थ्रू द ट्री, रोज ही होता होगा, तो वो उसने कुछ अंदर का खोल दिया। और ये चीज़ें होती हैं। माँ एक जगह बताती हैं, जब वो एक कैथेड्रल में गई, कैथेड्रल में क्यों गई थी, वो म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम था, तो कहती हैं कि वो आई थिंक बीथोवेन या मोजार्ट, आई हैव फॉरगॉटन, शायद 9th सिम्फनी ऑफ बीथोवेन, कहती है वो सुन रही थी, अचानक शी बर्स्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ साउंड्स एंड दैट म्यूजिक। वो साइकिक मेमोरी थी उनकी। यहां पर आकर के उन्होंने अचानक जब एक बार देखा, एक उसके ऊपर नजर डाली, ग्लास पेन के ऊपर, तो उनको पूरा हिमालय का दर्शन हुआ। She saw the whole Himalayan ranges. Literally, अगर हम इसको पुरानी कथाओं के रूप में कहें तो कैसे कहेंगे? देखिए, that's how है कि जगन माता ने अवतार लेकर के जब धरती पर आई और वो पौंडीचेरी गई, जहाँ ईश्वर प्रभु विद्यमान थे, तो हिमालय उनको नमन करने आया। ऐसे लिखेंगे ना हम भारतीय, तो ऐसे लिखेंगे, हिमालय उनको प्रणाम करने आया। Isn't it? यही हुआ, लेकिन माँ ऐसे नहीं बोलेंगी। माँ कहती है, I saw the entire Himalaya before my eyes. तो उनसे किसी ने पूछा कि मदर, डोंट यू फील लाइक गोइंग टू द हिमालयस? बोली, ऐसे आउट ऑफ माई बॉडी आई हैव गॉन टू मेनी प्लेसेस, बट हियर द हिमालयस आई सॉ द होल हिमालयन रेंज। तो ये बहुत सारी इस तरह की मेमोरीज होती हैं जो डीपली, तब वो बताती है हिमालय में उनका क्या कॉन्टैक्ट हुआ था, क्या अनुभव हुआ था। एज ए प्रिंसेस, हर बॉडी स्टिल बरीड इन साइड, इट हैज़ नॉट डिजेनरेटेड। तो ये साइकिक मेमोरीज अचानक डिक्लेयर करती हैं। वो जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, एक जगह वो बताती हैं, एक कोठिया, एक पैलेस में गई, अब वो पैलेस नहीं रहा, एक किंग के, तो सडनली एवरीथिंग इन दैट प्लेस केम अलाइव, ड्रेसेस, एवरीथिंग। मीराबाई की फिल्म हो रही है और माँ अचानक कहती हैं, चंद्रदीप जी बैठे हुए हैं सामने, कि इट डिडंट हैपन लाइक दिस। हाँ नहीं, वो दूसरी स्टोरी में था,
झांसी की रानी, थैंक यू। तो अब माँ ने, शी लिव्ड दैट मोमेंट। तो अब माँ के साथ तो साइकिक मेमोरीज का भंडार है, कितने जीवन की, तभी वो किसी को देख के रिकॉग्नाइज कर लेती थी। दारा, दारा का नाम तो सैयद इब्राहिम था। माँ ने कहा, दारा यू हैव कम, मदर आई एम नॉट दारा। हाँ हाँ आई नो, यू डोंट रिमेंबर, यू आर दारा, दारा शिको। ये बस दारा शिको। उसका भाई औरंगजेब भी आया था, प्रशांत, बाद में भाग गया। पर ये अब बिकॉज उनका जीवन तो पूरा का पूरा ओतप्रोत है दिव्यता से, तो वो साइकिक मेमोरीज जिससे जुड़े हुए, जब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आई नो यू, देयर हैज नेवर बीन ए लाइफ व्हेन आई बी नॉट टुगेदर। लेकिन ऑर्डिनरली क्योंकि हमारे जीवन में साइकिक मोमेंट्स बहुत कम होते हैं, तो साइकिक मेमोरी भी बहुत कम होती है, साइकिक खजाना भी बहुत कम होता है। विच मीन्स ऑल दिस आइडिया अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन एटसेट्रा, बी वेरी केयरफुल। वो एक अलग डोमेन है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति की डेथ हुई है और उसका वाइटल मेंटल कोई चल रहा है, जैसे वो उसके बहुत ट्रॉमेटिक हुआ, तो वाइटल और मेंटल जो है पार्ट, वो अभी उससे उभरा नहीं है, रिवेंज के मोड में भी है। अचानक 4-5 साल के बच्चे के अंदर वो पार्ट इम्पोज कर दे और वो व्यक्ति, बच्चा बोलने लगे, ऐसे इंस्टेंसेस है ना कि मैं वहाँ पर था, मुझे इसने मारा था। वो रीबर्थ की मेमोरी नहीं है, वो एक अलग मेमोरी, प्राण तत्व की मेमोरी प्राणिक शीत के साथ है। वो शीत बहुत स्ट्रांग मोड में तो बच्चे के अंदर आ जाती है, जब उसका काम हो जाता है देन इट वैनिशेस, समटाइम्स इट कैन इवन टेक होल्ड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगत है। तो हर लेवल की अपनी मेमोरी होती है। साइकिक मेमोरी आप कैरी ऑन करते हो, तो जितनी साइकिक मेमोरीज जुटाओगे, सोल मोमेंट्स, उतना अधिक रिच आपकी लाइफ होने वाली है अगले लाइफ में। लोग अक्सर कहते हैं ना, हम कुछ लेके नहीं जाते साथ सिवाय कर्मों के। नो सर, आप साथ में केवल भगवान को लेके जाते हो, और भगवान के स्पर्श वाले जो क्षण हैं उनको लेके जाते हो। बाकी कर्मों का क्या, कुछ ज़्यादातर तो यहीं छूट जाते हैं शीत के साथ। और बाकी कर्म इस तरह से वो अनफिनिश्ड कर्व्स हैं आपके इवोल्यूशन के। साइकिक एक एक्सपीरियंस की ओर जा रहा था, नहीं हुआ, उसने उसको अपने अंदर ले लिया, अब वो कर्म है। लेकिन नॉट द वे वी थिंक कि हमने ये एक्शन किया था, ये हमारा मोटिव था, ये ऐसे नहीं। एक अनफिनिश्ड लर्निंग कर्व है जिसमें उसने प्रवेश किया था, बट कई कारणों से नहीं कर पाया। वो उसको लेके जा रहा है, आएगा तो इट विल हैव टू एट सम पॉइंट डील विद इट। हाँ, सोल मेमोरी वही साइकिक मेमोरी, हाँ सेम थिंग। डिवाइन मोमेंट्स, इफ यू वांट टू पुट इट, डिवाइन मोमेंट्स। और ये अचानक आते हैं, डिसेंड करते हैं। एक शाम को बैठे हैं और फिर देखिए, अब सॉरी मैं गाने बीच बीच में आते हैं, आई ट्राई टू रेजिस्ट, बट सम ऑफ द सॉन्ग्स हैव दैट टच, है ना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो ये क्या होता है, दोज आर मोमेंट्स जिसको कहते हैं रेवरी, एंड सडनली समथिंग एल्स टचेज यू फ्रॉम द बियॉन्ड। लेकिन हम नहीं जानते हैं, तो हम उसको कुछ का कुछ बना देते हैं, हार्ट उसको लेके कुछ। लेकिन दे आर सोल मोमेंट्स, अगर हम उसको उसमें जाना चाहें, उसकी गहराई में उतरें, तो वन में डिस्कवर ब्यूटीफुल थिंग्स। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, लेकिन वो सुबह और शाम काम ही काम, उसमें ख़त्म हो जाती है जिंदगी, यूं ही तमाम होती है। Which memories? Some people have very good memory. वो तो एक अलग है, वो एक कैपेसिटी है। हाँ, for many people it's difficult. नहीं, how do they do it? Developing memory? हाँ, वो एक अलग क्वेश्चन है। I'll see first, क्योंकि नहीं तो मुझे डांट पड़ने वाली है। मैं डरा, मुझे बहुत डांट पड़ चुकी है डिस्ट्रैक्शन से। So let me just finish it. हाँ, how to develop memory? माँ के भक्त हो, हाँ, उत्तर दे दिया आपने।
उत्तर दे दिया। ये स्पार्टन्स थे ना, एक फिल्म आई थी 300, देखिए कि नहीं देखिए? तो वो स्पार्टा, अब स्पार्टा के स्पार्टन्स, तो वो जब वो इरानियंस थे एंड देन दे, और ग्रीक्स थे, एनीवेज आसपास, तब तो ये ग्रीस और ईरान नहीं था, पर्शिया और इसकी बात है। तो वो युद्ध हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि इफ यू सरेंडर दिस दिस दिस, तो उत्तर क्या दिया राजा ने? इफ को अंडरलाइन करके भेज दिया। तो उत्तर ये है इसका, अगर शब्द चला जाएगा तो ये प्रश्न नहीं उठेगा। जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर लेश मात्र भी डाउट नहीं आता है कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि वो जानता है कि भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। भक्त की पहचान ही यही होती है। भक्त की पहचान ये नहीं है कि वो कितने बार चला गया आश्रम, कितने बार उसने धूप बत्ती दिखाई, कितने बार उसने कैंडल जलाई, कितने बार बैठ के किया। भक्त की पहचान होती है वो भगवान में जॉय लेता है, और भगवान भी उसमें जॉय लेते हैं। और वो जानता है कि मैं अपने ऊपर भरोसा करूं ना करूं, भगवान पे भरोसा करता हूं। भक्त से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि एक बार मैं अपने अस्तित्व पे डाउट कर सकता हूं। एक बार क्या, यू कैन डाउट योर एग्जिस्टेंस बट यू कैन नॉट डाउट द डिवाइन मदर। जिस दिन ये भाव आएगा तब हम कह सकते हैं यस आई हैव भक्ति, और जिस दिन भक्ति होगी ये प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस होगा। साधारण मनुष्य भी, कोई व्यक्ति उसको प्रेम करता है और ये उसको प्रेम करता है, एक आई एम टॉकिंग इवन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, तो उसको अबैंडन करेगा क्या? वो तो डिवाइन है, तो वैसे भी नहीं कर सकते। तो उनका तो वन हैज टू जस्ट नो दैट। यहीं पर है ना, व्हेन वी सी लिविंग द सोल देन वी आर एट रघुपतिपुर। हाँ, अगर आप तो आपने हनुमान चालीसा का बात बोली है ना, हरि क्या, अंतकाल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्मी हरि भक्त काई। वही तो उस बात हो गई ज्ञानगंज के उसमें। हम शरीर छोड़ते हैं या फिर मेमोरी हमारा भगवान चूज करता है कि इसकी कौन सी मेमोरी हटानी है? नहीं, वो प्रोसेस है। जैसे आप एक होता है ना, जाते हो कोई, मान लो एक सिस्टम है जहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी उतर जाएंगी। जैसे आप क्या कहूँ, जहाँ आप इरेज हो जाएंगी कुछ चीज़ें। हाँ, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं कहीं चेकिंग, हाँ, वो मैं एयरपोर्ट का भी सोच रहा था एग्जाम्पल, लेकिन जहाँ पे इरेज हो जाती हैं चीज़ें, कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें आप डालेंगे कागज तो ऑटोमेटिकली इरेज होगा। तो वैसे ही डेथ एक सिस्टम है जिसमें आप जब घुसोगे, आप मतलब कोई भी व्यक्ति, उस डेथ की प्रोसेस ही यही है। डेथ क्या करती है? पहले आपकी फिजिकल बॉडी को निकालती है। कर क्या रही है वो? आपके अल्टीमेटली सोल को कह रही है भैया कम बैक अगेन। तो लेकिन कम बैक अगेन वाला पार्ट उसका नहीं है। उसके बाद आप जाते हो प्राण लोक में, प्राणिक मेमोरीज हैं साथ में, अभी भी प्राणिक संबंध आपके जुड़े हुए हैं। फिर कहाँ जा नहाते हो? बैतरणी में, वहाँ आपके प्राण के वो निकल जाते हैं, तो प्राणिक मेमोरी चली गई। प्रोसेस है, उसमें भगवान को आने की जरूरत नहीं है। वैसे तो भगवान सब जगह है। फिर आप चले गए मेंटल वर्ल्ड में, वहाँ मेंटल मेमोरी फिर वो भी चली जाती हैं। फिर आप साइकिक वर्ल्ड में जाते हो। अब भगवान को जो भज रहा है वो क्या होगा? उसको तो फिर आके भगवान ले जाएंगे। जब भगवान सामने रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वे सारी चीजें जो उनसे जुड़ी नहीं थी, जिसका कोई अब स्थान नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, है ना, क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं रही। तो भगवान अगर ले जाएंगे, ओके, अदरवाइज वो डेथ की नॉर्मल प्रोसेस है। ठहरो, हाँ, डू वी हैव द चॉइस टू टेक सम मेमोरी? हाँ, ये तो बात हो ही गई। चैत्य सत्ता, सोल मेमोरीज, चॉइस और नो चॉइस विल कम बैक। पर वो नहीं कह रहे हमारे बचपन का साथी, कोई मेरे मम्मी पापा, नो। विल पॉलिटिक्स एंड पब्लिक कम्युनिकेशन रिमेन डिबार्ड इन श्री अरबिंदो एक्शन फॉर ऑल टाइम्स? नहीं, किसी ने नहीं कहा। दोनों बातें कही है माने पॉलिटिक्स के बारे में।
एक और उन्होंने कहा है आश्रम में नो पॉलिटिक्स, पर उसका एक लार्जर कंटेक्स्ट है, वो केवल पार्टीज का नहीं कहा है। माने ये नहीं कहा नो पार्टी पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। नो पॉलिटिक्स मतलब 4 लोग मिले तो पॉलिटिक्स, संसार में 3 लोग जहां मिले पॉलिटिक्स शुरू होती है। क्यों? अब वो जो तीसरा है वो किसके साथ रहेगा? तो जिसके तरफ गया 2 पार्टी बन गई, तो नो पॉलिटिक्स। किस लिए? माने ये भी कहा, उन्होंने कहा श्री अरबिंदो डीपली लव्ड हिज मदरलैंड बट ही डिड नॉट वांट टू सी इट डिग्रेडेड। तो माँ कहती है प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स, ये उनका अपना स्टेटमेंट, वो इतनी कीचड़ से भरी हुई है कि तुम उसमें जाओगे तो यू विल बी सक्ड इनटू इट। वो हुआ था अनिल बरन जैसे ग्रेट योगी के साथ हुआ, वो भी अच्छे यूनिटी पार्टी बनाना चाह रहे थे और कहाँ चले गए। दिलीप कुमार रॉय, अब सोचिए जिनको श्री अरविंद ने कहा हूँ माई चेरिश यू एज द सन, पर उनका एक पॉलिटिक्स में एक था, उनको बड़ा अच्छा, नेहरू जी इंदिरा जी इनके साथ उनका संबंध था। 60 में वो नेहरू जी को पत्र लिखते हैं कि माँ को वो नहीं लाइक करते थे। माँ श्री अरविंद देखें, अगर आप श्री अरविंद को भी प्रिय मानते हो तो कम से कम श्री अरविंद की बात ही सुन लो। बट ही डिडंट ओबे इवन श्री अरविंदो। वो अलग बात है उनका प्रेम, लेकिन उन्होंने नेहरू जी को चिट्ठी लिख दी, वो चिट्ठी अवेलेबल है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। He wrote against the mother that she is running the ashram like an autocrat. अब नेचुरली माँ ने तो बोला है, अब माँ को पूरा, वो तो शुरू से उनको ऑटोक्रेट मतलब क्या, उनको चाहिए मैं जो मर्जी मेरी जो चाहूं करूं, आप कुछ मत कहो। तो ये तो होता नहीं है। तो वो भी, हालांकि माँ ने आउट ऑफ द वे जाके इनका क्या क्या नहीं सहा है। तो अब पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि उसका प्रभाव ऐसा है। वो अलग बात है कि बाद में जो भी ही रियलाइज, आई बिलीव आफ्टर 66 समथिंग ही अंडरस्टूड। तो पॉलिटिक्स के साथ इसलिए माँ ने मना किया है क्योंकि पॉलिटिक्स इज ए फील्ड ऑफ ट्रेमेंडस एम्बिशंस एंड लस्ट। कौन जाते हैं? पावर हंग्री लोग जाते हैं। अब मैं मोदी जी योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ एक ऐसे लोग होते हैं, वाजपेयी जी भी थे और कुछ एक इसमें भी होंगे, मतलब इधर उधर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। पर अब जनरली जो लोग आते हैं बाय डिफॉल्ट चोर उचक्के होते हैं, मफलर वाले। अब वो क्या है, वो दिस वाज ए वेरी स्पॉन्टेनियस वन, बट एनीवे पॉइंट इज कि वहाँ कौन जाता है? मुझे पावर चाहिए, कोई कहने को देश हित राष्ट्र हित ये तो वर्ड यूज करते हैं, पावर चाहिए, पैसे चाहिए। एंड कई लोग, वुमेन, वाइन, 3 द्वार जो नरक के, ये तीनों खुले हुए हैं। आप देखिए डीएमके वो जो कह रहे हैं स्टालिन का बाप करुणानिधि, शाम को 6 बजे के बाद यू कुड नॉट कॉन्टैक्ट हिम। पीपल से वाई ऑल दिस नरक का द्वार। ऐसे लोग हैं अभी भी, उनके इंटरव्यू भी आते हैं हु आर लाइक दैट। तो अब पॉलिटिक्स में अगर आप जाओगे तो इससे कॉन्टैक्ट होगा आपका। आप जा रहे हो मैं राष्ट्र का हित करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो खड़े रह पाते हैं, दैट आई एग्री। तो माने ये भी कहा है, एक पर्टिकुलर लेटर आई एम फॉरगेटिंग वेयर शी सेज दैट इफ यू डू नॉट, if men like you do not go into politics, then it will remain the same. तो टेबू नहीं है, टेबू नहीं है। बट ये है कि माने क्वेश्चन किया, ये जनरल पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना, पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी ज्वाइन करना, दैट इज नॉट। पर किसी किसी को माने भेजा भी है और कहा भी है कि इफ यू डू नॉट, पीपल लाइक यू डू नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स, दे हु विल चेंज इट। तो देयर हैव बीन कैरेक्टर्स ऑल्सो जो हर जगह माँ ने भेजे हैं अपने लोग। वाजपेयी जी ने तो उनका इंटरव्यू माता जी से जब मिल के आए थे ये पूरे, तो सब चले गए। मिलने के बाद आरएसएस के ग्रुप था साथ में, तो लास्ट में वाजपेयी जी वांटेड ए लिटिल एक्स्ट्रा मोमेंट विद द मदर एलोन। तो ये बाकी सब चले गए, वाजपेयी जी केम अगेन एंड देन यू नो व्हाट ही आस्क्ड मदर, यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत। उन्होंने ये नहीं बोला मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, ये बना दो, उन्होंने अखंड भारत की माँ से। एंड मदर बिकेम क्वाइट फॉर सम टाइम, देन शी ब्लेस्ड हिम, इट विल बी सो। सो ये भी हैं ऐसे, मतलब देयर आर पीपल लाइक दैट जो पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं वो स्पेशल ओकेजन है। तो इट्स नॉट टेबू फॉर एवर, नथिंग इज टेबू फॉर एवर।
सो नहीं, न्यूज़पेपर को भी माँ ने मना नहीं किया. न्यूज़पेपर का लोग जब पढ़ना चाहते थे तो न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया. तो माँ ने कहा माँ न्यूज़पेपर आएगा, कहाँ रखें हम? तो एक कमरा जो अब लाइब्रेरी प्लेस है वहाँ न्यूज़पेपर जाता था. कहा इस रूम का क्या नाम दे? माँ ने कहा पुट द नेम रूम ऑफ फॉल्सहुड. ये बात वहाँ रुकी नहीं थी क्योंकि वहाँ रेडियो आया था, पहला रेडियो. तो एक सज्जन थे जो रेडियो पे न्यूज़ सुनने लगे. अब रेडियो पे क्या, बीबीसी से खबर आ रही है ये सब. तो वो शाम को जब प्लेग्राउंड में एक्टिविटीज़ होती थी तो ये जाके सबको ये न्यूज़ सुनाते थे. और ऐसे लोग थे जो इंटरेस्ट लेके, अरे अभी मौका मिला है, अब आई कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर. और फिर वो न्यूज़ सुनने के बाद क्या होता है, जो भी होता है वो चलता था. तो उसको माँ ने गॉसिप का नाम दिया. और तब माँ ने बताया कि इट इज़ वेरी डेंजरस. तो ये चीज़ें ठीक है, एक आपने रिमार्क हुआ है कुछ, लेकिन उस पर बैठ के बहुत डिस्कस करना, डिबेट करना, वो डिबेस कर देता है कॉन्शियसनेस को. तो माँ ने सब चीज़ों को लिया अपने पास, लेकिन लोगों को बताया यू मस्ट नो. और ये सच है कि न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीविजन, टू ब्लाइंडली बिलीव इट इज ऑल्सो फूलिश. टू बोट्स, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, दो नाव में पांव रखना डेंजरस है. पर ये प्रश्न का कंटेक्स्ट मुझे अलग बताया गया तो वो थोड़ा अलग है. और ये जो अलग वाला पार्ट है ये कॉमन है. कई लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर हम श्री अरविंद की ओर मुड़ गए, लेकिन हम तो वृंदावन भी जाते हैं या आर्ट ऑफ लिविंग में भी हैं या हम फलां उसके मूवमेंट में भी हैं, तो हम क्या करें? तो अब देखिए होता क्या है, ये इवोल्यूशनरी एक तरीका जो बड़ा सिंपल है इवोल्यूशनरी प्रोसेस के रूप में. इट इज़ नॉट आइदर और. एक चीज़ कभी हमारे जीवन में सहायक थी, अब उसका समय चला गया तो भगवान एक नए रूप में आपके सामने आए हैं. दैट्स द वन वे टू लुक एट इट. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द फॉरवर्ड मूवमेंट. कौन होगा जो पीएचडी का जब एनरोलमेंट हो गया तो बाहर बोले हाँ मैं तो ग्रेजुएशन वाले स्कूल में ही पढ़ूंगा. आई एम नॉट सेइंग दिस हायर एंड लोअर, बट आई एम जस्ट सेइंग योर क्वेस्ट हैज टेकन यू एल्सवेयर. तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. दूसरा, आप अपनी एस्पिरेशन को टटोलें. व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर? तो जो आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ अवेलेबल है? जैसे आई टोल्ड कि मेरा यही था, मैं मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बहुत स्वार्थ की चीज़ लगती है. तो जो मुक्ति देने वाले बाबा, लिटरेचर, अंत में मैं कहता था ये तो वही सेल्फिशनेस आप बता रहे हो जो बच्चे की मानसिकता में. ये संसार कैसे चेंज हो सकता है? अगर चेंज हो सकता है तो बताओ. तो जहाँ भी जाते थे, मुझे अब तक याद है एक सेंट, उन्होंने ये कहा नहीं भाई ये तो जैसा है वैसा चलेगा. तो मुझे बहुत रोष आया था वो सुन के. देन आई हैड नॉट टर्न टुवर्ड्स मदर एंड श्रीअरविंदो. संसार तो जैसा है वैसा चलेगा. मैंने कहा आई डोंट एक्सेप्ट दिस स्पिरिचुअलिटी. बहुत स्ट्रांगली बोला था कि मुझे ये नहीं चाहिए. तो मुझे जो चाहिए वो श्री अरविंद. तो नाउ दूसरा तरीका यू सी व्हाट कनेक्ट्स विद योर एस्पिरेशन. और एस्पिरेशन अगर वो नहीं है तो कोई एम या जो भी है. तो इसलिए माँ कहती है व्हाई आर यू सीकिंग द डिवाइन. पहले ये चीज स्पष्ट हो. तो एक दूसरा तरीका ये. तीसरा, हमको ये भी नहीं पता लेकिन आ गए हैं, कोई चीज ने ड्रॉ कर लिया है. तो अब यहां पर बस एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर हम फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब वो केवल एक प्रैक्टिस की तरह है. लेकिन समर्पण तो एक को ही हो सकता है. ये चीज हमको, ये 10 का समर्पण होता नहीं. ये स्पिरिचुअलिटी में तो बस एक का दम होता है, 10 का नहीं होता. वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. आप जा रहे हैं, यहाँ भी कोई प्रैक्टिस अगर मान लो कर रहा है कोई आर्ट ऑफ लिविंग से, और वो उसके जीवन में एक क्रिया के रूप में, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो क्रिया योग से आए श्री अरविंद योग में. तो वो क्रियाएं उनको अच्छा लगता था करके. कुछ प्राणायाम की क्रियाएं हैं, कुछ और हैं. तो पूछते हैं, तो क्रिया के रूप में आप कर रहे हैं, इट्स ओके, इट गिव्स मेक्स यू फील हेल्दी एंड गुड. पर अगर आएगा समर्पण तो देन दैट सरेंडर हैज टू बी ओनली एंड ओनली टू द डिवाइन मदर. अगर इस योग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीबडी शुड सरेंडर टू द रूम, बट इस योग की जो डिमांड है रूपा, और किसी भी योग की डिमांड है. एक मैं जानता हूँ एक ग्रुप को जो विपासना के लिए गए, आश्रम के कुछ लोग थे. मैंने कहा क्यों जा रहे हो ये सब? नहीं, एज ए टेक्निक. मैंने कहा ठीक है. तो जब गए वहाँ पे तो उनको कहा गया कि नहीं आप कोई फ़ोटो नहीं रख सकते. मोबाइल तक तो ठीक था, फ़ोटो नहीं रख सकते. फिर
आप ध्यान में किसी और को नहीं ला सकते हैं. देन ही रियलाइज कि दिस इज फुलिश. नहीं, रोक नहीं सकते, पर वो अब अगर आपको सीरियसली करना है, अदरवाइज मत करो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट. तो ये जो चीज है एज ए टेक्निक एंड टूल, आप क्या करोगे? अगर आपको करना है तो मॉडिफाई करो, बी ए विटनेस, वो तो कोई भी कर सकता है. पर वो जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है कुछ एक में, प्राणिक हीलिंग में भी यही हुआ था. वो एक बार वहाँ भी होता था, अपने दिल्ली श्री अरविंदो सोसाइटी में बड़ा जबरदस्त होता था प्राणिक हीलिंग का. और लोग आते थे तो हम लोगों को भी कहते थे, हम सत्संग करते, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए. हमने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो वो बहुत, वो एक अच्छे मित्र, वो मित्र क्या कहूँ, वो एक कहते हैं औपचारिकता में यू गो देयर एंड सिट देयर. तो उन्होंने वहाँ चित्र लगा हुआ था. वो कौन थे? मास्टर चो समथिंग. तो उसमें वो प्रणाम करते हैं. तो मैंने कहा भैया देखो, मैंने तो माँ बाप, गॉड, सबके प्रणाम बंद कर दिए, डिवाइन मदर के अलावा. आई कांट डू प्रणाम टू एनीबडी. आई गॉट अप, थैंक यू सो मच. सो अब इसका एक और सुंदर स्टोरी सुनाता हूँ कि गुरु शिष्य का संबंध. ये है बाबा फरीद की कहानी. तो बाबा फरीद बहुत जगह ढूंढते ढूंढते अल्टीमेटली ही फाउंड हिज मास्टर. अब जो भी वो कैसे, वो स्टोरी अलग है. तो वो काफ़ी डेवलप कर रहे थे. एक चीज़ उनकी बची हुई थी. तो उनके मास्टर ने उनको पास वाले गांव में एक और मास्टर के पास एक चिट्ठी लिख के भेजा. तो चिट्ठी उन्होंने पास वाले मास्टर को दिखाई. तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था इनको मालूम नहीं था. तो उन्होंने जैसी चिट्ठी खोली, कहते हैं उन्होंने तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है, लेकिन तुम्हारा एक स्टेप बचा है. कम एंड एम्ब्रेस मी एंड आई विल गिव यू दैट. एम्ब्रेस मी एंड आई विल गिव यू दैट लास्ट स्टेप. आई नो, क्योंकि मास्टर ने तुम्हारी तारीफ बहुत की है, लेकिन एक चीज है जो अभी तुमको नहीं दी है, वो मैं तुमको दे सकता हूं. बाबा फरीद पीछे हट गए. जो मुझे देना है, जो मुझे मिलना है, ओनली माई मास्टर विल गिव मी. आई डोंट एक्सेप्ट इवन द हाइएस्ट फ्रॉम एनीवन एल्स. तब व्हेन ही वेंट बैक, हिज मास्टर टोल्ड हिम, ये तुम्हारा अंतिम परीक्षा थी. नाउ यू विल गेट द हाइएस्ट. तो ये कहने की बात यह है कि सरेंडर तो एक को ही हो सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप एक प्रोसेस से आए हो. उस समय आपके लिए सर्वे सर्वा कोई थे, पर अब अगर इधर आए हैं तो हो सकता है आप कुछ प्रोसेस टेक्निक आप कर रहे थे एंड यू वांट टू कंटिन्यू, इट्स ओके. लेकिन समर्पण तो आप, इट्स लाइक फॉलिंग इन लव. यू मे फॉल आउट ऑफ लव, वेल, टू बी प्रैक्टिकल, बट एट वन टाइम यू कैन लव ओनली, मतलब कोर से. लेट मी बी मोर स्पेसिफिक. तो वो तो कोर तो यही होता है कि आप एक को, वो एक भगवान को आपने प्यार कर लिया, या जिस भी रूप में प्यार किया, तो वो रूप आपके लिए नाम और रूप अल्टीमेट एवरीथिंग है. पर वो किसी की इच्छा है, कोई कई बार जाना इधर उधर. मैं तो आई डोंट इवन गो, एंड मदर, पीपल हैव गॉन बट मदर हैज नॉट एनकरेज्ड इट. अब जाने को तो लोग तिरुपति गए. कौन गए? निरोधा और ये सब गए तिरुपति. उनके कोई लोग ले जा रहे थे, तो उन्होंने माँ से पूछा कि आई वॉन्ट टू गो टू तिरुपति. तो माँ ने कहा, डू यू रियली नीड इट, डू रियली वांट इट, इतना लाइक इट जेंटल. हाँ माँ, ये सब. सो माँ ने परमिशन दे दी. मैं तिरुपति गया था, तो मेरे लिए उन्होंने स्पेशल पास वास अरेंज किया. सो आई टोल्ड देम आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो उनको बड़ा अजीब लगा कि तिरुपति तक आके वहाँ नहीं जा रहे. सेम थिंग विद उज्जैन, महाकाल के लिए स्पेशल पास. आई सेड एवरीथिंग फॉर मी इज मदर एंड श्री अरबिंदो, फिनिश. मेरे लिए वही महाकाल है, महाकाली है, जीवन है, मृत्यु है, ये है, वो है, सब है. तो ये अध्यात्म की डिमांड तो ये है. अब कर नहीं पाते हैं, वो एक अलग बात है. वो ये मतलब डिवाइन टेक्स इनटू अकाउंट आवर फेलिंग्स एंड वीकनेसेस, दैट्स ए डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. बट रंग लाने के लिए तो यही तरीका है. वो थे ना, वो कृष्ण प्रेम, माँ के पास आए. क्यों आए? दिलीप कुमार रॉय ने आ जाओ एक बार, तो वो आ गए. माँ से उनका इंटरव्यू रखा. उन्होंने माँ से कहा, गिव मी, कहा आस्क एनीथिंग, बिकॉज शी कुड सी कि इनके हृदय में कितनी भक्ति है. तो गिव मी मदर मोर भक्ति एंड सरेंडर टुवर्ड्स माई गुरु. तो माँ ने कहा, बट यू ऑलरेडी हैव इट. नो मदर, गिव मी मोर.
माँ इतना प्रसन्न हुई, उन्होंने ये कोट किया अपने डिसाइपल्स को कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये जो होती है वो रंग लाती है कि ही हैज ऑलरेडी लव एंड सरेंडर। यही अल्मोड़ा में था ना उनका, बट ही वांट्स मोर लव एंड सरेंडर, भक्ति एंड सरेंडर फॉर हिज मास्टर। शी वाज डीपली इम्प्रेस्ड। शी डिडंट से कि अरे अब तुम मेरे पास आ गए हो, तुमको किसी को। भगवान हमारे उसको रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर आप आध्यात्मिक उसका नियम देखो, श्री कृष्ण यही कहते हैं दूसरे ढंग से, उनका तरीका अलग है। वो कहते हैं जिसमें भी लोग अन्य देवों में पूजा पाठ जो भी करते हैं, मैं उसमें उनकी श्रद्धा दृढ़ करता जाता हूं। पर अर्जुन के लिए क्या कहते हैं, लेकिन अर्जुन अगर मुझे तो बचेगा, तो वहां पर वो कह देते हैं एवरीथिंग आई विल डू फॉर यू। तो दोनों ऑप्शन है मनुष्य के पास। ये नहीं कि पाप है या निषेध, इस तरह से नहीं है, निषेध कुछ भी नहीं है। पर ये दो तरीके होते हैं, एक में जो वो मल्टीट्यूड्स को लेके चलता है, आई गेस इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डेस्टिनी। एक होता है जहाँ वो एक बार एक दृष्टि में सब हो गया। तो बोथ हैव देयर ओन, इट्स बोथ जर्नी, ईच वन जर्नी। लास्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन नेक्स्ट धरती पर होगा या कहाँ होगा? अगर धरती मनुष्य ने नहीं बचा के रखी तो कहीं और होगा। अभी तक तो ये लगता है कि बच जाएगी, क्योंकि अब मनुष्य के अंदर ये भाव आ गया है कि हमको बचाना है। तो धरती बचाएगा तो धरती पर, परंतु इवोल्यूशन तो होगा। यही मनुष्य, हम ही सब वीनस को भी इनहेबिट कर सकते हैं, तब तो हमको ये सब जरूरत नहीं होगी। रोटी कपड़ा मकान की सुपरामेंटल बीइंग्स कहीं भी जा सकते हैं। वो एक ऑप्शन है डिवाइन का। जैसे अगर मनुष्य ने इवॉल्व करे, ये भी श्री अरविंद ने बताया, तो प्लान बी है। हालांकि उन्होंने बताया नहीं प्लान बी क्या है, लेकिन इफ आई अंडरस्टैंड, डॉल्फिन्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ह्यूमंस। 75-80% उनकी ह्यूमन जैसी चीजें हैं और अरेस्टेड हैं इंसिडेंटली। डॉल्फिन्स आर वन क्रीचर जिनका इवोल्यूशन अरेस्टेड है। अरेस्टेड मतलब वो फाइल पेंडिंग में है, क्लोज नहीं हुई है फाइल। भगवान ने प्लान भी रखा है। मनुष्य खुद को विनाश कर दे तो उनको क्या है, अनदर में भी 1,000,000 ईयर्स पर अब ये भाव सारे आ रहे हैं। देखिए अब एक पिक्चर बनी ना, कौन सी, वाटरमैन या कुछ ऐसे, एक्वामैन। दिस थॉट समवेयर इज गोइंग इनसाइड एवरीबॉडी कि इवोल्यूशन भगवान की मर्जी हो गई है। अब सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस ऑपरेट कर रही है, तो वो अपना मार्ग ढूंढ लेगी। मनुष्य हाँ बोले तो हाँ कर या ना कर। और सब मनुष्यों को कह रहे हैं तुम हो मेरी किरण। सबके लिए है, क्योंकि भगवान की किरण है हम। अब किरण बोलेगी नहीं नहीं नहीं, तो भगवान क्या करेंगे? जोर जबरदस्ती भी करनी आती है उनको। खींच ही लेंगे। तो दोनों ऑप्शन है, अर्थ और मनुष्य। अदरवाइज देयर इज प्लान बी, लेकिन होना नहीं चाहिए। प्लान बी इज वेरी पेनफुल। कितना डिस्ट्रक्शन होगा और कुछ 1000 वर्ष लग जाएंगे। तो होपफुली लगता तो ऐसे ही है कि मैन एंड अर्थ विल मेक इट। माँ का एक एक्सपीरियंस है, उसमें भी यही है। ग्रेट फ्लड का एक्सपीरियंस है 60s का, उसमें यही इंडिकेटेड है कि फाइनली कि मैन एंड अर्थ विल मेक इट। ओके, सो लेट्स। अर्थ को बना दिया तो हमारा कोई नेक्स्ट स्टेप भी होगा। अर्थ को अगर हमने, जैसे उन्होंने कहा था शिवबेन ने, हमने अर्थ को स्वर्ग बनाना है, हाँ बिल्कुल होगा, ये थोड़ी रुकेगा। लेकिन तब जो नेक्स्ट स्टेप होंगे वो कॉन्शियस होंगे। फर्क ये है, अब तक इवोल्यूशन अनकॉन्शियस प्रोसेस है, एरर्स है। एरर्स के कारण उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। एरर्स भी नीडेड हैं, पर अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। एरर्स हैं, वेस्ट हैं, ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। बट एरर्स के कारण उसमें डिजीज, डेथ, ये सब जुड़ी हुई, सफरिंग जुड़ी है। लेकिन कॉन्शियस इवोल्यूशन का मतलब है आपको सारे स्टेप्स पता है, ज्ञान है, शक्ति है। तो उसके बाद जो इवोल्यूशन होगा आनंदमय को होल्ड करने का, जो ओरिजिनल प्लान है, वो कॉन्शियस होगा। तो पूरी तरह कॉन्शियस होगा, तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, होगा नेक्स्ट स्टेप। ओके, जय मां।